चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है किसी तरल में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। तरल यानी आप गैस मान लो, चाहे आप द्रव मान लो, जैसे आपका पानी होता है, पानी के ऊपर जो है, पानी के नीचे आप किसी वस्तु को क्या करोगे, डुबाओगे तो ऊपर की ओर एक बल लगता है। ठीक है, ये किस कारण आपका लगता है? घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, संवेग बल के कारण, या फिर उत्प्लावन बल के कारण। किसी तरल में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसे क्या कहते हैं भाई? उसे उत्प्लावन बल क्या कहते हैं? उसे जो है उत्प्लावन बल आपका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल किसके बराबर आपका होता है? भाई आर्किमिडीज का इंपोर्टेड, ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है इंपोर्टेड है, वहां से क्वेश्चन आपके बनके आते हैं। ठीक है, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है भाई किस पर आपका लगता है, ये सबसे पहले सुन लीजिएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो होता है, इसका उपयोग जो है किसी वस्तु की अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किया जाता है, किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए किया जाता है, किसी वस्तु की शुद्धता का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे आपके पास कोई सोने की अंगूठी होगी, उसकी शुद्धता ज्ञात करने के लिए जो है भाई आर्किमिडीज का सिद्धांत लगाया जाता है। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा भाई ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, हटाए गए द्रव के बराबर होता है। क्या? हटाए गए द्रव के बराबर, भार के बराबर आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन पूछेगा इस साल भी। which instrument is used to measure the density of butter? दूध की शुद्धता मापने के लिए बैरोमीटर, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर का इस्तेमाल माफ करेगा। सबसे पहले बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए? आप कहोगे सर बैरोमीटर का इस्तेमाल जो है किसके लिए? ताप मापने के लिए। थर्मामीटर का इस्तेमाल जो है ताप मापने के लिए। और बिल्कुल सी दोस्तों लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? आप कहोगे दूध का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? व्हेन आइस फ्लोट इन वाटर हाउ मच ऑफ इट्स वॉल्यूम रिमेन अबाउट वाटर? 1/4, 1/2, 1/3 या फिर 1/10? चलिए जल्दी से बताइएगा। जब कोई भी बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का लगभग लगभग कितना भाग जो है ऊपर होता है? 1/10 भाग जो है ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? भाई पृष्ठीय तनाव से इस साल जो है क्वेश्चन बनेंगे, पिछले साल भी क्वेश्चन बने थे भाई। देखिएगा इतने सारे पृष्ठीय तनाव के सरफेस टेंशन से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप जो है भाई उदाहरण देकर और इसका एक्सप्लेन करके क्या हो जाएंगे, थक जाओगे। पर एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी आपका पुट कर सकता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? आप कहोगे पृष्ठीय तनाव का मात्रक क्या होता है? बिल्कुल भाई न्यूटन पर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने पर द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? What happens to surface tension of a liquid when a temperature increase? क्या होगा? ताप बढ़ने पर जो द्रव का पृष्ठीय तनाव होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, स्थिर रहता है, घट जाता है, या फिर पहले बढ़ेगा या फिर घट जाएगा? चलिए भाई ताप क्या द्रव पर ताप बढ़ने पर जो पृष्ठीय तनाव होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठीय तनाव भाई कम हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की बूंदें किस कारण गोल आपकी होती हैं? व्हाई आर दी ड्रॉपलेट्स स्फेयर? क्या ड्रॉपलेट, माफ करिएगा, ड्रॉपलेट्स स्फेयर्स इन ए शेप्स वाष्पीकरण के कारण, आपसी आकर्षण के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण, या फिर आपके घर्षण के कारण? ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले 3-4 सालों से जो है डेली आपका या हर साल पूछा जा रहा है कि जल की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती हैं? आप कहोगे ड्यू टू दी सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठीय तनाव के कारण होती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की सुई पानी में क्यों तैर सकती है? विच कैन बी, वाई कैन बी, माफ करिएगा, वाई कैन बी थिन आयरन नीडल्स फ्लोट ऑन वाटर? या फिर क्वेश्चन बोलता है कि लोहे की सुई जो है क्या है? लोहे की सुई ही जो है
ये पानी की सतह पर जो है क्यों तैरती रहती है, जबकि एक बड़ी रोड जो है वो पानी में क्या हो जाती है, डूब जाती है। किसके कारण? घनत्व के कारण? नहीं भाई साहब। गुरुत्वाकर्षण के कारण? नहीं भाई साहब। ये होता है पृष्ठीय तनाव के कारण, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव के कारण आपकी नहीं डूबती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में मिट्टी का तेल छिड़कने से मच्छर के लार्वा क्यों डूब जाते हैं? Why as the mosquito larvae drowns when kerosene is स्प्रिंकल्ड ऑफ दी वाटर्स? तेल भारी होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, पृष्ठीय तनाव कम होता है, या फिर सतह गर्म आपकी हो सकती है। देखिएगा, जब भी आप पानी की जो होता है, ठीक है, पानी में अगर आप जो है मिट्टी का तेल छिड़क दोगे तो जो मच्छर के लार्वा होते हैं वो किसके कारण डूब जाते हैं? वही वो कम क्या होते हैं, उनमें जो है कम पृष्ठीय तनाव के कारण जो है वो डूब जाते हैं। क्या होते हैं, जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और क्या हो जाते हैं, वो जो आपके डूब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोश का भित्ति किससे बनी होती है? व्हाट इज द प्लांट सेल वॉल मेड ऑफ? प्रोटीन, लिपिड, सेलुलोज, या फिर आपकी ग्लाइकोजन? चलिए जल्दी से बताइएगा, पादप की जो कोशिका भित्ति होती है भाई किसकी बनी होती है? बिल्कुल किसकी? आप होगे सर सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशिका नली में जल के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाई केशिका नली से जो है जल जो है ऊपर और नीचे की ओर क्या करता है, प्रक्रिया आपका करता है। ये किसके कारण होता है? विसरण के कारण होता है। किस माध्यम द्वारा होता है? किस सिद्धांत के द्वारा होता है? श्वानता के द्वारा, पृष्ठीय तनाव के कारण, या फिर केशिकतव के कारण? तो भाई केशिकली माफ करिएगा, केशिका नली में जल ऊपर और चढ़ने या नीचे उतरने की प्रक्रिया को जो है केशिकतव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी। क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन नंबर करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों और पत्तियों में जल का परिवहन किस कारण आपका होता है? चलिए देखिएगा, बट हेल्प्स इन एयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्ट टू दी branches, stems and leaves of plant। विसरण विधि द्वारा, केशिकतव करने द्वारा, वाष्पन द्वारा, या फिर संचरण विधि द्वारा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेड़ पौधों की जो शाखाएं होती हैं, तने आपकी होती हैं, पत्तियां आपकी होती हैं, ये किसके द्वारा जो है आपका परिवहन करती है, जल का परिवहन करती है? तो आप कहोगे केशिकतव के कारण जो आपका परिवहन करती है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा भाई, क्या जाएगा? बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर आप कहोगे सर बी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड, पेड़ पौधे जल का परिवहन बाष्पीकरण नामक प्रक्रिया से करते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं भाई केशिकतव नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड भाई, केशिकतव नहीं होगा, केशिकतव नहीं होगा। ठीक है, इसका होगा बाष्पन द्वारा, या फिर आप कह सकते हो वाष्पसर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्पसर्जन द्वारा आपका करता है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, केशिकतव इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग आई मेरे ख्याल से, क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है एरर है। ठीक है, चलिए ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। देखिएगा, क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे, हाँ एक सेकंड चेक करने दीजिएगा। बाष्पसर्जन, बाष्पन और बाष्पसर्जन, नहीं 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 भाई। चलिए भाई, इसका करेक्ट आंसर जो है माफ करिएगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि केशिकतव आपका होता है। और अगर आपको केशिकतव ऑप्शन में ना दिख मिले तो आपको जो है वाष्पोत्सर्जन, क्या वाष्पोत्सर्जन देखने को मिल सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन या मोमबत्ती की अवती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? ठीक है, जो आपकी लालटेन हो रही है और मोमबत्ती होती है, उसकी बत्ती जो होती है, किसके कारण तेल जो है उसमें ऊपर की ओर चढ़ता है? ये प्रक्रिया श्यानता के कारण होती है, घनत्व के कारण होती है, केशिकतव के कारण होती है, पृष्ठीय तनाव के कारण होती है? तो भाई ये केशिकतव की एक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की बूंदे किस कारण गोल आपकी होती हैं? तो मैंने पहले ही बताया था जल की बूंदे जो होती है भाई किसके कारण जो है गोल होती है? आप कहोगे सर पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुई पानी की सतह पर किस कारण से आपके तैर सकती है? भाई सुई जो होती है भी पानी की सतह पर किसके कारण? आप कहोगे सर पृष्ठीय तनाव के कारण तैर सकती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने घुलनशील अशुद्धियां मिलाने पर पृष्ठीय तनाव का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है या फिर घट जाता है? देखिएगा भाई घुलनशील क्या घुलनशील अशुद्धियां मिलाने से जो पृष्ठीय तनाव होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका पृष्ठीय तनाव जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, देखिएगा अगर पृष्ठीय तनाव से आपके कुछ उदाहरण पूछे तो मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ। पृष्ठीय तनाव के उदाहरण होते हैं पतली सुई पानी में क्या करती है? तैरती रहती है। ठीक है, जल की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठीय तनाव के कारण। पृष्ठीय तनाव के कारण जो है कम होने, ठीक है, पृष्ठीय तनाव के कम होने से साबुन के घोल में बड़ा बुलबुला या फिर आपके क्या बनते हैं? बुलबुले आपके बनते हैं। भाई शीशे की नली के आगे भाग को गर्म करने पर वह गोल हो जाती है। वो भी पृष्ठीय तनाव का एक क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। ये भी पृष्ठीय तनाव का एक क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल आपके किसके होते हैं? पृष्ठीय तनाव के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुलनशील अशुद्धियां क्या अघुलनशील, पहले घुलनशील था अब है अघुलनशील अशुद्धियां मिलाने से पृष्ठीय तनाव का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा या फिर नहीं बदलेगा? देखिएगा अघुलनशील अशुद्धियां जब भी आप मिलाओगे तो पृष्ठीय तनाव जो होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या होता है भाई? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांता किसका मापक होता है? अवर डज वेलोसिटी मेजर, भाई शांता जो होती है ये किसका एक मात्रक होता है? जल्दी से बताइएगा। भाई शांता जो होती है किसका एक मात्रक होता है? जल्दी से बताइएगा। शांता किसी तरल या गैस की वह आंतरिक गुण धर्म है जो उसके विभिन्न परतों के बीच अपेक्षित यानी रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। इसे तरल या गैस की गाढ़ेपन, ठीक है, तरल या गैस के गाढ़ेपन या फिर चिपचिपाहट के रूप में समझाया जा सकता है। तो कह सकते हैं गाढ़ापन या चिपचिपाहट कह सकते हैं, यही शांता का क्या होता है? मापक आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शांता का उदाहरण? ठीक है, इनमें से कौन सा एक शांता का उदाहरण है? आपको दो एग्जाम्पल बताता हूं शांता के। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि शांता होती क्या है? ऐसी चीज गैस या तरल में जो गाढ़ेपन में हो या फिर आपकी चिपचिपाहट में हो। जो आपने जल देखा होगा, ठीक है, जो बालों में लगाने वाला जेल होता है, ठीक है, वो आपने देखा होगा। फिर आपने जेली देखी होगी, ठीक है, जो जेली होती है वो भी जो है एक शांता का एग्जाम्पल है। तो आप क्या कहोगे कि शहद होगा? भाई सुई का तैरना ये किसका है? पृष्ठीय तनाव का एक उदाहरण है। जल का उबलना ये बाष्पीकरण का एग्जाम्पल है। तेल का वाष्पन ये तो मुझे नहीं पता भाई। तो आप कहोगे सर शहद का धीरे बहना, तो शहद क्या है? एक थिंक है, क्या है? एक गाढ़ापन का एक उदाहरण है जो कि किसे बताता है? शांता को आपका बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठीय तनाव के कारण निम्न में से कौन सी घटना हो सकती है? भाई पृष्ठीय तनाव के कारण जो है निम्न में से कौन सी घटना हो सकती है? पानी का बनना। देखिएगा इनमें से आपको एग्जांपल बताना है कि सभी होंगे या फिर एक ऑप्शन में से करेक्ट आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है कि पानी की अशांता कब होती है, इसलिए वो कैसा बहता है? देखिएगा वाटर हैज अ लो वेलोसिटी सो हाउ डज इट फ्लो, तो कैसे भागता है? देखिएगा पानी की जो शांता होती है वो क्या होती है? कम होती है, इसलिए वो तेजी से क्या करता है? क्विकली यानी तेजी से आपका क्या करता है? बहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांता का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? न्यूटन होगा, पॉइस होगा, ठीक है, पॉइस आपका होगा, जूल होगा या फिर वाट आपका हो जाएगा। भाई शांता का एसआई मात्रक क्या होता है? पॉइस। क्या होता है? पॉइस आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल भाई क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांता किसमें पाई जाती है? भाई शांता जो होती है किसमें पाई जाती है? केवल द्रव में, केवल गैस में, ठोस में या फिर द्रव एवं गैस दोनों में? तो मैंने क्या बताया था जब एग्जांपल आपको बताया था? शांता जो होती है किसी भी द्रव या गैस के क्या बताते हैं? गाढ़ेपन को या चिपचिपाहट को आपकी बताती है। तो आप कहोगे सर शांता जो होती है किसमें पाई जा सकती है? द्रव में पाई जा सकती है और गैसों में भी पाई जा सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक शीत ऋतुओं में पहाड़ों पर पानी की पाइपों को क्यों पानी की जो पाइपें होती है क्यों फट जाती है? पाइप जंग लगने से नहीं भाई साहब, पानी जमने पर सिकुड़ जाता है, या पानी जमने पर फैल जाता है, या अधिक दबाव पड़ता है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा कि अधिक शीत ऋतु में पानी या पहाड़ों पर जो पानी की पाइपें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? फट जाती है। इसका कारण होता है क्योंकि पाइपों में पानी जो है जमना क्या होता है, जमने पर क्या करता है, फैलना शुरू कर देता है। क्या हो जाता है, पानी जो है जमने पर क्या करता है, फैलना शुरू कर देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्यों भाई साहब? Why is a steam burn from painful than boiling water? भाप का तापमान अधिक होता है, भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, भाप या फिर जल जल्दी सूखता है, या फिर भाई साहब भाप गैस होता है। चलिए जल्दी से बताइए। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर भी कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप का जो गुप्त ऊष्मा होती है क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, आप कहोगे भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। स्टीम हैज ए मोर लेटेस्ट हीट होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा क्या है? व्हाट इज ए हीट? एक ठोस है, एक द्रव है, ऊर्जा का एक रूप है, या फिर तापमान है? चलिए जल्दी से बताइएगा। भाई ऊष्मा एक प्रकार है, ठीक है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है, जिससे कार्य में बदला जा सकता है, या जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो आप कहोगे रदरफोर्ड ने इसे दिया था। तो ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? आप कहोगे ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। और पूछेगा कि ऊष्मा का, ठीक है, उसके बाद ऊष्मा के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया था? रदरफोर्ड आपने बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा का अप्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ठीक है, ऊष्मा का अप्रत्यक्ष प्रमाण जो है सबसे पहले जो है किसने दिया था? तो मैंने क्या बोला था? रमनफोर्ड। क्या रमनफोर्ड या फिर रदरफोर्ड? ठीक है, रदरफोर्ड ही करिएगा आप। रमफोर्ड तो भाई नाम नहीं है मेरा ख्याल से कोई भी। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, जल्दी से आप बताइएगा रमनफोर्ड होगा या फिर रदरफोर्ड आपका हो जाएगा। चलिए, ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में बदल सकता है या प्रत्यक्ष प्रमाण? जेम्स जूल। एक सेकंड, चलिए जी। नहीं भाई साहब, ठीक है, रदरफोर्ड नहीं होगा, रमफोर्ड ही है। ठीक है, इनका नाम रमफोर्ड ही है। होगे भाई, कोई आदमी होगा, वैज्ञानिक होगा, जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का ऐसा यूनिट पूछी गई है, वाट होगी, जूल होगी, कैलोरी होगी, या फिर पॉइज आपकी हो जाएगी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? बिल्कुल भाई, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? आप कहोगे सर जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? तांबा, लोहा, चांदी, या फिर एल्यूमिनियम? इनमें से सबसे अच्छा चालक जो होता है हीट का कौन होता है? जल्दी से बताइएगा। अब बिल्कुल जी भाई, हीट का सबसे अच्छा चालक जो होता है कौन होता है? आप कहोगे सर हीट का सबसे अच्छा चालक जो होता है चांदी। कौन होती है? सिल्वर आपकी होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा के संचरण की उस विधि में जिसमें कण स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, वह क्या होती है, या उस विधि को क्या कहा जाता है? ऊष्मा का या ऊष्मा के ऐसे संचरण की एक ऐसी विधि है जिसमें कण स्वयं जो है, ठीक है, अपने खुद खुद जो है स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है। उस प्रक्रिया को या उस विधि को क्या कहा जाता है? संवहन कहा जाता है, विकिरण कहा जाता है, चालन कहा जाता है, या विसरण कहा जाता है। भाई ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते, उसे चालन विधि क्या कहा जाता है? चालन विधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट। चलिए, ऊष्मा के संचरण
की कुल कितनी विधियां हैं? भाई ऊष्मा के संचरण की कुल कितनी विधियां हैं? ध्यान से सुनिएगा, ऊष्मा के संचरण की टोटल कितनी विधियां होती हैं? आप कहोगे 3 विधियां होती है। कौन कौन सी? चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि, जो कि हमने डिस्कस करी थी। एक आपकी चालन हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरी आपकी संवहन होती है, तीसरी आपकी कौन होगी भाई? तीसरी आपकी कौन होगी? विकिरण विधि होगी। तो पहले 3 ही ऑप्शन आपके क्या हैं? ये ऊर्जा के 3 एग्जाम्पल है। क्या है? 3 एग्जाम्पल है। तो क्या कहोगे सर? 3 आपका हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि है? यानी इनमें से कौन सा एक क्या है? मेथड ऑफ द हीट ट्रांसफॉर्म है। चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि। तो आप कहोगे चालन, संवहन, विकिरण, ये सभी किसकी विधियां होती हैं भाई? ऊष्मा के संचरण की विधि आपकी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, ऊष्मा धारता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा धारता का मात्रक होता है भाई जूल, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति केल्विन या फिर केल्विन। भाई ऊष्मा धारता का मात्रक क्या होता है? आप कहोगे जूल प्रति केल्विन। क्या होता है? जूल प्रति केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सी होती है? देखिए, ऊष्मा संचरण की वह विधि बतानी है जिसमें क्या होते हैं? कण जो है, कोई भी कण जो है गति नहीं करते, उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल भाई, जिसमें कणी ठीक है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें जिस माध्यम के कण गति नहीं करते उसे जो है विकिरण क्या कहा जाता है? रेडिएशन या फिर विकिरण विधि कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुले छोड़ने पर क्या होता है? ठीक है, रेफ्रिजरेटर आपका यानी जो आपका फ्रिज होता है उसका क्या करोगे? डोर जो है आप ओपन कर दोगे, ठीक है, और खुला छोड़ दोगे तो उससे क्या होगा भाई? उससे जो है चीजें ठंडी नहीं होगी, उससे जो है आपका कमरे का जो है धीरे धीरे क्या होगा? कमरे का तापमान जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तापमान जो है क्या हो जाएगा भाई? कमरा धीरे धीरे जो है गर्म होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर अधिक जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा। सफेद वस्त्र काले वस्त्रों की तुलना में अधिक शीतलक होते हैं, क्यों? देखिएगा, आप देखोगे कि गर्मियों का समय है, ठीक है, अभी जो है गर्मियों का समय है, तो आप देखोगे गर्मियों के समय जो है आपको जो है बोला जाता है कि काले कपड़े मत डाला करो। ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि काला रंग जो होता है वो ऊष्मा को क्या करता है? अवशोषित करता है, यानी वो सोख लेता है हीट को। ठीक है, पर सफेद जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? सफेद कपड़े जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट आपके करते हैं, तो हमेशा ही जो है, ठीक है, काले वस्त्रों के मुकाबले सफेद वस्त्र जो है शीतलक क्या होती है? शीतलक होते हैं, क्योंकि उनके पास जो है जो भी प्रकाश आता है वो उसे क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। वे प्रकाश को परावर्तित आपकी करती है, दे रिफ्लेक्ट लाइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में सर्वाधिक आपकी होती है? इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ लाइट इज द हाईएस्ट? जल, वायु, कांच या फिर निर्वात? यहां पूछी गई है किसकी स्पीड पूछी गई है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल क्या? निर्वात यानी वैक्यूम जो होती है, स्पीड किसकी? प्रकाश की स्पीड जो होती है सबसे अधिक आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई ठोस सीधे गैस में बदल जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये विधियां भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब कोई ठोस जो है सीधे गैस में सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए, उस चीज को क्या कहा जाता है? देखिएगा, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे पाशप या गैस अवस्था में परिवर्तन होने की विधि को ऊर्ध्वापातन, बिल्कुल भाई, क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन कहा जाता है या फिर ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी? 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.5 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 99.9 फ़ारेनहाइट? ये तो भाई 99 पॉइंट जो है जम्स वाली बात होगी। ठीक है, ये साबुन लगाओ, वो साबुन लगाओ तो क्या हो जाएगा? इतना मर जाएगा, फलाना हो जाएगा। ठीक है,
देखिएगा, एक सामान्य मनुष्य का जो तापक्रम होता है वो कितना होता है? 98.6। क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में कितना होता है? ठीक है, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस, तीनों में पता होना चाहिए, तीनों ही एग्जाम में आपका पूछा जाता है। केल्विन आपसे पूछे व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या बॉडी टेम्परेचर इन केल्विन, आप होगे कितना होता है? 210। कितना होता है? 210 केल्विन आपका होता है। इसके साथ डिग्री आपकी नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों में क्या होता है? समान आपका होता है। तो आप होगे, देखिएगा, क्या भाई, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों पैमाने पर जो है आपका क्या होगा? समान तापमान होगा -40 डिग्री। क्या? -40 डिग्री आपका होता है। और यहां से आप किससे पूछे कि डिग्री सेल्सियस में जो है मनुष्य का तापमान जो होता है कितना होता है? आप कहोगे कितना होता है भाई? 36 पॉइंट कितना होता है? 36 पॉइंट कितना? एक सेकंड भाई साहब, क्या हो रहा है तेरे को? कितना होता है? 36.9। 36.9, जिसे जो है लगभग लगभग आप कितना 37 कितना कहा जाता है? 37 आपका कहा जाता है बॉडी टेम्परेचर ऑफ मनुष्य। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच की बोतल पानी भर कर जमाने पर क्यों टूट जाती है? कांच की बोतल पानी भरकर जमाने पर क्यों टूट जाती है? कांच सिकुड़ जाता है, पानी सिकुड़ता है, या पानी फैलता है, या फिर बोतल में गर्मी गैस बन जाती है? माफ करिएगा, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। भाई, कांच की बोतल में पानी डालोगे और ऐसा उसे जो है फ्रीजर में डाल दोगे तो भाई वो क्यों टूट जाएगी? क्योंकि पानी जो है क्या होता है? पानी जो है जब ठंडा होता है क्या होता है? पानी जो है क्या होता है? जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाए और उसे जमने दिया जाए तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और पानी का घनत्व जो है जमने पर घटता है, यानी बर्फ का आकार क्या होगा? पानी से अधिक फैलेगा। ठीक है, यानी बर्फ बनने पर जब पानी जो है अधिक फैलेगा तो क्या होता है भाई? कांच की बोतल क्या होती है? क्या हो जाती है भाई? टूट जाती है, यानी पानी फैलता है बर्फ बनने पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंड के दिनों में लोहा लकड़ी की तुलना में अधिक ठंडा क्यों लगता है? Why does iron feel colder than wood in winter mornings? लोहा भारी होता है, लकड़ी का तापमान अधिक होता है, या फिर लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, या फिर आपका लकड़ी ठंडी नहीं होती? ठीक है, तो भाई ये तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि जो है लोहा जो होता है ये ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। क्या होता है? लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ये चीज इसलिए आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो रेल की पटरियां के बीच थोड़ा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? बाय इज ए गैप लेफ्ट बिटवीन रेलवे ट्रैक्स, रेलगाड़ी की गति के लिए विस्तार और संकुचन के कारण, रख रखाव के लिए, या फिर पटरी को जोड़ने के लिए? देखो भाई, ये भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है कि दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु जो है गर्म होने पर क्या करती है? फैलती है, तथा ठंडी होने पर क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। ये चीज इसलिए की जाती है तो क्या होती है? गर्म करने पर उसका विस्तार होता है, ठीक है, गर्म करने पर उसका विस्तार होता है, ठंडे होने पर वो क्या हो जाती है? संकुचन। क्या हो जाता है? उसका संकुचन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल भाई, क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण किसी विधि द्वारा आपका होता है? ठीक है भाई, द्रवों और गैसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है किस विधि द्वारा आपका होता है? लिक्विड। क्या? हाउ इज हीट ट्रांसफॉर्मेड इन लिक्विड एंड गैसेस? भाई, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। किसके द्वारा? संवहन विधि द्वारा होता है। कन्वेक्शन आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवों में सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन सा होता है? चलिए जल्दी से बताइएगा। चलो, विच इज द बेस्ट हीट कंडक्टर अमंग लिक्विड? लिक्विड में सबसे अच्छा चालक, अच्छा जी भाई, लिक्विड में सबसे अच्छा चालक कौन होता है? जल्दी से बताइएगा।
जल होगा, पारा होगा, तेल होगा या शराब आपकी हो जाएगी। देखिएगा भाई, ऐसी वस्तु जो धातु होती है और लिक्विड में पाई जाती है तो आप कहोगे क्या हो जाएगा। और आपको बताए लोहा जो होता है ये ऊष्मा का अच्छा चाल नहीं, धातु जो होती है लिक्विड किसकी, ऊष्मा की अच्छा चालक होती है। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या आएगा, बिल्कुल भाई पारा ही आएगा। चलिए, परम शून्य तापमान एब्सोल्यूट जीरो कितना आपका होता है। What is the value of absolute zero temperature 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 डिग्री सेल्सियस। भाई यहां से पूछा गया है कि न्यूनतम संभव तापमान जिसे एब्सोल्यूट जीरो या फिर परम शून्य तापमान भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं या फिर वो कितना होता है। वो भाई वो क्या होता है, वो होता है जीरो केल्विन। क्या होता है, जीरो केल्विन। क्या जीरो केल्विन ऑप्शन में नहीं है तो आप होगे यहां से रहेगा -273। क्या -273.15 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्विन स्केल पर परम शून्य ताप क्या होता है। केल्विन स्केल पर परम शून्य तापमान कितना होता है, अभी मैंने बताया कितना होता है भाई, 0 केल्विन होता है। कितना, 0 केल्विन आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कितना कहा जा सकता है। तो लगभग कितना 36 पॉइंट, मैंने क्या बताया था 36.9, और जिसे 37 भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 37 डिग्री से भी आपका लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत कितनी विद्युत केतली में जल किस विधि से गर्म होता है। विद्युत केतली, केतली यानी आपने जो देखी होगी, ठीक है। अब विद्युत केतली को कैसे बताऊं, इलेक्ट्रिक केतली। इलेक्ट्रिक केतली का एक सबसे एग्जांपल ले लिएगा। आजकल आपने देखा, आजकल नहीं ठंडियों के दिन आपने देखा होगा ना, ठंडी के दिन जो है आपकी क्या करते हैं, एक क्या होती है, एक बोतल सी होती है, ठीक है। एक बोतल जो होती है जिसमें पानी गर्म होता है, जैसे आपके पैर में लगी हो तो आप पानी क्या दे सकते हो, गर्म पानी दे सकते हो। या फिर इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, जो एक जग होते हैं, ठीक है, जो जग होते हैं वो पानी को गर्म करते हैं, उसे भी मान लीजिएगा, वो भी क्या होते हैं। तो विद्युत केतली में जल किस विधि से आपका गर्म होता है, तो आप कहोगे विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। किसके द्वारा, संवहन विधि द्वारा आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के तापमान या सूर्य के ताप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। Which instrument is used to measure the temperature of the sun? Thermometer, hygrometer, pyrometer या फिर बैरोमीटर। चलिए जल्दी से बताइएगा, सूर्य का तापमान मापने के लिए जो है भाई किसका इस्तेमाल किया जाता है। आप कहोगे सूर्य का तापमान मापने के लिए जो है आप किसका इस्तेमाल करोगे। देखिएगा, अब सूर्य का तापमान जो होता है एक हाई टेम्परेचर होता है। क्या होता है, एक हाई टेम्परेचर आपका होता है, ठीक है। क्या होता है, एक हाई टेम्परेचर आपका होता है। और हाई टेम्परेचर मानने के लिए आप जो है किस थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हो, पायरोमीटर का। किसका, पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन आपके सामने कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा आपकी पहुंचती है। क्या भाई, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचने में कौन सी विधि का इस्तेमाल होता है। चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि या फिर आपका अपवर्तन विधि। और लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, और मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके लास्ट ईयर पूछे रहेंगे। या फिर ऐसे मान के चलिएगा कि इस मैराथन क्लास में हमने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है या सारे प्रीवियस एग्जाम की, क्या सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन क्या करे हैं, ऐड आपके करे हैं। तो क्या कहोगे सर, ऊष्मा या सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचने में किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, विकिरण विधि का। किसका भाई, विकिरण विधि का इस्तेमाल होता है, रेडिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ में सामान्यता किसका प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज जनरली यूज इन ए लिक्विड थर्मामीटर। देखिएगा, अब थर्मामीटर सीधा पूछेगा कि थर्मामीटर में जो है भाई किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है, किस लिक्विड धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कहोगे सर पारे का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारे का हिमाग कितना होता है। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी
0 डिग्री सेल्सियस -200 -42 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिएगा अब पारा जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर में क्या पाता भाई, नॉर्मल टेम्परेचर में जो है आपका लिक्विड फॉर्म में जाता था, पाया जाता है, तो उसे फ्रीज करने के लिए जो आपको टेम्परेचर किसमें ले जाना पड़ेगा, आपको जो है टेम्परेचर माइनस में, किसमें माइनस में भाई, किसमें माइनस में लेने जाना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर पारे का हिमांक जो बिंदु होता है वो -42 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारा का क्वथनांक कितना होता है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। अब ये भी भाई क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि पारे का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 357 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पर पारे का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 357 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 357 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का घनत्व सर्वाधिक कब होता है, at what temperature is the density of water is maximum, 0 डिग्री, 4 डिग्री, 100 डिग्री या फिर -4 डिग्री। देखिएगा जल का घनत्व सर्वाधिक और आयतन सबसे कम जो होता है, ठीक है, जल का घनत्व और आयतन सब, ठीक है, देखिएगा घनत्व सबसे अधिक, क्या घनत्व डेंसिटी सबसे अधिक और वॉल्यूम सबसे लोएस्ट होगा, यानी आयतन सबसे कम होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, जूल जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, नहीं, हाँ जूल प्रति नहीं, ये होगा जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, ठीक है, पाठ। चलिए बदलिएगा विशिष्ट ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति किलोग्राम, क्या जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिएगा अब एसआई यूनिट आपसे पूछी जाती है, विशिष्ट ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या होती है। चलो जी, चलो भाई इस क्वेश्चन का आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप जो है इस करेक्ट आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि जल का अतिरिक्त बिंदु किस तापमान पर होता है, एट व्हाट टेम्परेचर डज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कुछ 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 0.01 डिग्री सेल्सियस। अतिरिक्त बिंदु जो होता है वह तापमान और दबाव का वह विशेष संयोजन होता है जिस पर किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव, गैस एक साथ संतुलन में रहती हैं और दूसरे एक दूसरे के साथ ठीक है, एक दूसरे के साथ सह-अस्तित्व में होती है। उदाहरण के लिए पानी का जो त्वरित बिंदु होता है वो कितना होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि केल्विन में 273.16 केल्विन होता है। जबकि पानी जो होता है ये तीनों अवस्था में क्या होता है, पानी जो होता है तीनों अवस्था में पाया जाता है। बर्फ आपका ठोस हो गया, पानी आपका द्रव हो गया, अब वाष्प हो जाएगा यानी गैस में आपका पाया जाएगा। तो आप कहोगे सर अतिरिक्त बिंदु का जो तापमान होता है वो लगभग लगभग कितना होता है, माइनस, ये नहीं माइनस नहीं भाई, 0.03 होता है, जो कि पानी का होता है। भाई किसका अतिरिक्त बिंदु होता है, पानी का अतिरिक्त बिंदु होता है, ठीक है। और त्रिक बिंदु का एग्जाम्पल आपसे पूछ ले तो पानी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस गैस के कारण होता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें शीतलन यानी जो कूलिंग होती है वो किसके कारण आपकी होती है, नाइट्रोजन के कारण, ऑक्सीजन के कारण, फ्रियोन गैस के कारण या फिर हीलियम गैस के कारण। चलिए जल्दी से बताइएगा रेफ्रिजरेटर में जो गैस ठंडी करती है उस गैस को क्या कहा जाता है, फ्रियोन गैस। क्या कहा जाता है, फ्रियोन गैस कहा जाता है, या पहले सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल भी किया जाता था। चलिए भाई प्रकाश किन किरणों से निकलकर बना होता है, ठीक है, प्रकाश किन कणों से, माफ करिएगा, प्रकाश किन कणों से मिलकर बना होता है। लाइट इज ए कंपोजिट ऑफ विच पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन। चलिए चलो जी भाई जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। भाई प्रकाश छोटे छोटे
कोणों से निकलकर बनता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें फोटोन क्या कहा जाता है भाई, फोटोन आपका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है। व्हाट टाइप ऑफ वेव इज लाइट, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, यांत्रिक तरंगे या फिर ध्वनि तरंगे। चलो जी, जल्दी से देगा। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रकाश तरंग जो होती है किस प्रकार की, अनुप्रस्थ तरंग। बिल्कुल भी क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग। क्या अनुप्रस्थ तरंग होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने आपके करी थी। न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, प्लॉन्क ने या फिर आइंस्टीन ने। ठीक है, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। चले जल्दी से बताइएगा। तो भाई साहब, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज सबसे पहले जो है मैक्सवेल द्वारा आपकी करी गई थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। क्या आ जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने आपका किया था। हु प्रपोज्ड दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूटन, रोमर, आइंस्टीन या फिर मैक्सवेल। चलिए, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन जो है किस वैज्ञानिक द्वारा करा गया था, आइंस्टीन। किसके द्वारा, आइंस्टीन द्वारा करा गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। किसी अवरोध की, क्या किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या फिर ध्रुवण। देखिएगा, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ने को क्या कहा जाता है, विवर्तन कहा जाता है। क्या कहता है, विवर्तन कहा जाता है। डिफ्रैक्शन, क्या डिफ्रैक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश चिकने पृष्ठ से, क्या चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटता है तो उसे क्या कहा जाता है। व्हाट इज इट कॉल्ड, इट लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ ए स्मूथ सरफेस, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या फिर प्रकीर्णन। ये सभी के सभी क्वेश्चन भाई आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं कि जब प्रकाश होता है, क्या होता है, जब जब कोई प्रकाश चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाता है उसे प्रकाश का परावर्तन क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ सुनिएगा कि क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात करा था। अब ये क्वेश्चन भाई साहब इंपोर्टेंट है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम जो है किस वैज्ञानिक द्वारा मापा गया था। न्यूटन, रोमर, आइंस्टीन, गैलीलियो। तो आप कहोगे प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर द्वारा मापा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में आपका होता है। इन विच मीडियम इज दी स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम, जल, कांच, वायु या फिर निर्वात। देखिएगा, प्रकाश का जो वेग होता है सबसे अधिक होता है। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, बस क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल था, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है। तो आप कहोगे प्रकाश की जो स्पीड होती है वो निर्वात यानी वैक्यूम में सबसे अधिक आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश नहीं, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय आपका लेता है। हाउ मच टाइम डज मून लाइट टेक टू रीच दी अर्थ। 1.3 सेकंड, 8 मिनट 2 सेकंड या फिर 8.5 सेकंड। चले जल्दी बताइएगा कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है। आप कहोगे 1.3 सेकंड का। कितना, 1.3 सेकंड का समय लेता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय, 8 मिनट का समय। कितना, 8 मिनट का समय आपका लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय आपका लेती है। देखिएगा, हाउ लॉन्ग डज सनलाइट टेक टू रीच टू दी अर्थ। 10 मिनट, 8 मिनट, 20 सेकंड, 2 मिनट या फिर 5 मिनट। अब इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग आपका 8 मिनट लेता है, जैसे हम 8 मिनट 20 सेकंड, क्या 8 मिनट 20 सेकंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 8 मिनट 20 सेकंड आपका कर सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग
भाई कितना आपका होता है, क्या पूछा गया है, स्पीड ऑफ द लाइट, क्या स्पीड ऑफ द लाइट। देखिएगा जहां पर भी आपको बेग देखने को मिले, बेग का मीनिंग होता है स्पीड, क्या होता है, बेग का मीन स्पीड होता है, ठीक है। कभी कभी इसे वेलोसिटी भी कहा जाता है, ठीक है, वेलोसिटी भी कहा जाता है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट, या प्रकाश की स्पीड, या प्रकाश की बेग, या प्रकाश की गति आपसे पूछी जाती है। लोग लगभग कितनी होती है, प्रकाश की जो गति होती है भाई 3 मल्टीप्लाई कितना, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल भाई क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ये क्वेश्चन भाई इंपोर्टेंट है, भाई पूछा गया प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण के समय हमें जो है सूर्य का कौन सा पार्ट जो है विजिबल आपका होता है, केंद्र मंडल, धब्बा, या फिर क्रीट। चलिए बिल्कुल जी, कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है, तो कोरोना, क्या कोरोना, जिसे जो है क्रिटल, क्या क्रिटल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई सूर्य ग्रहण तब होता है जब, कब होता है भाई सूर्य ग्रहण के बीच में, बस याद रखता है सूर्य ग्रहण जो है कब होता है, जब सूर्य ग्रहण के बीच में जो है क्या जाता है, भाई सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन आता है, चंद्रमा आता है। तो चंद्रमा जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, उसी चीज को जो है सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चंद्र ग्रहण तब होता है जब क्या होता है, अब चंद्र ग्रहण क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कब होगा भाई, चंद्र ग्रहण होगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच नहीं, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कुछ आएगा, तो आप कहोगे जब चंद्रमा बीच होता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, जब सूर्य बीच में होता है तो उसे क्या कहते हैं, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच क्या होता है, सूर्य आपका होता है, तो आप कहोगे सूर्य क्या होता है, बीच में होता है, तो पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होता है, उसे क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण आपका कहते हैं। कि एक कटा हुआ हीरा क्यों जगम जाता है, क्या करता है, जगम जाता है, भाई जगम जाता है, जगम जाता नहीं होता, ये होगा कि एक कटा हुआ हीरा जो है क्यों आपका जो है क्या करता है, ये क्या कहें इसके लिए, एक वर्ड भाई याद नहीं आ रहा, स्पार्कल, जगमगाता है, जगमगाता है, चलो जी भाई इसे कर लीजिएगा, जगमगाता है, ठीक है। एक कटा हुआ हीरा जो होता है ये किसके कारण आपका जगमगाता है या फिर आपका स्पर्क करता है, तो आप कहोगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी ड्यू टू दी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से भरी बर्तन में रखा सिक्का क्यों उठा हुआ प्रतीत होता है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, या फिर व्यक्तिकरण के कारण। चलिए जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिएगा पानी से भरे बर्तन में रखा हुआ सिक्का जो है हमें उठा हुआ प्रतीत होता है, ये किसके कारण होता है, तो आप कहोगे सर ये प्रकाश की, किसके कारण भाई, कौन सी घटना के कारण, तो कारण होता है प्रकाश के, भाई प्रकाश के अपवर्तन के कारण, किसके, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के कारण आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में बैठा व्यक्ति अपनी पैरों को उठा हुआ क्यों देखता है, ठीक है। जब आप पानी में जाओगे, नहाने आप जाते हो, पानी में डालोगे, ठीक है, पैरों को डालोगे, तो आपको जो है आपके पैर जो है हल्के जो उठे हुए दिखाई देंगे, क्या देंगे, हल्के से उठे हुए दिखाई देंगे। ये भी चीज होती है किसके कारण, भाई प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी अपवर्तन यानी ड्यू टू रिफ्रैक्शन, क्या रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के अंदर पड़ी मछली अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर क्यों दिखाई देती है। देखो भाई इसका भी क्या कारण होगा, क्योंकि मछली जो है क्या है, चलो जी भाई जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक आकार से क्या दिखाई जाती है, भाई ये भी क्या हो जाएगा, अपवर्तन, क्या प्रकाश का अपवर्तन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट हो जाएगा। देखिएगा भाई और भी है बहुत सारे एग्जांपल, पर उसे जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपसे एग्जांपल पूछ ले, ठीक है,
अपवर्तन, विवर्तन और व्यक्तीकरण का सिद्धांत आपको बताना है तो आप कहोगे इंद्रधनुष का समान रंग दिखाई देना, ये किसका एक बड़ा एग्जांपल है, अपवर्तन, विवर्तन और व्यक्तीकरण का। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में डूबी हुई छड़ी क्यों मुड़ी हुई दिखाई प्रतीत होती है। भाई पानी में डूबी हुई छड़ी ये किस समृद्धि के कारण हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है, अपवर्तन के कारण यानी ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण दिखाई देती है। इंद्रधनुष किस कारण आपका बनता है, भाई यहाँ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इंद्रधनुष जो होता है किसके कारण आपका बनता है, तो मैं बोला भाई ये तीन कारण के कारण बनता है, एक आपका अपवर्तन, दूसरा विवर्तन और तीसरा आपका व्यक्तीकरण। यहाँ ऑप्शन में क्या है, अब नहीं 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 एक सेकंड एक सेकंड, चलिए जल्दी से बताइएगा, इंद्रधनुष जो है ठीक है, इंद्रधनुष किस कारण से आपका बनता है, तो आप कहोगे अपवर्तन परावर्तन के कारण, किसके कारण, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। नहीं एक सेकंड, चलो जी जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। तो मैंने क्या बताया था भाई, इंद्रधनुष होता है किसके कारण बनता है, ठीक है, इंद्रधनुष होता है अपवर्तन और परावर्तन के कारण। क्या अपवर्तन और परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर, यहां से मैंने थोड़ा सा जो है आपका गलत करा, ठीक है, अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है मृग मृचिका जिसे क्या कहते हैं, मृग तृष्णा भी आपका कहते हैं, ठीक है, मृग मृचिका किस परिघटना के कारण बनती है, मृग मृचिका जो होती है किसके कारण आपकी बनती है। मृग मृचिका का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है, आप रेगिस्तान में जाओगे, आप पानी के लिए जो है आप, ठीक है, आपको थोड़ी देर तक पानी ना मिले तो आपको जो है हर तरफ जो है क्या दिखाई देगा, पानी दिखाई देगा, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मृग तृष्णा का। ठीक है, जो कि मैक्सिमम आपकी मृग तृष्णा कहाँ दिखाई देती है, रेगिस्तान में आपकी दिखाई देती है। ठीक है, और मृग मृचिका जो होती है इसका सबसे बड़ा एग्जांपल या सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने बता दिया, माफ करिएगा, ये किसके कारण बनती है, ये बनती है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बनती है। और एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर आपकी जो फाइबर होती है, क्या होती है, फाइबर जो आपकी होती है वो इसी सिद्धांत पर आपकी कार्य करती है। क्वेश्चन है कि जब कॉम्पैक्ट डिस्क पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इंद्रधनुष जैसे रंग आपके दिखाई देते हैं, कि किसके कारण आपके होते हैं। क्या, जब क्या होता है भाई, जब कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, ठीक है, आपकी ने आपने पुराने देखे होंगे जो डिस्क आती थी, ठीक है, पुराने आपने देखा होगा डिस्क आती, डिस्क आपकी आया करती थी, ठीक है, आपने पहले देखा होगा एक डिस्क आया करती थी, या फिर आपने जो लैपटॉप होते, लैपटॉप आपके होते हैं इसमें एचडीडी, ठीक है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती थी, ठीक है, जिसे एचडीडी कहते हैं, ठीक है, उसमें देखोगे तो उसमें भाई जो है होती है बड़ा मोटी होती है, उसे खोलोगे तो उसमें जो है आपकी छोटी छोटी डिस्क आपकी डली होती है। वही किसका वो एग्जांपल होती है, वो आपका जो होती है, जो कॉम्पैक्ट डिस्क आपकी होती है, उसमें सूर्य के प्रकाश पर आप डालोगे तो इंद्रधनुष जैसा रंग दिखाई देता है। ये तीन कारणों के कारण होता है, एक आपका अपवर्तन, दूसरा आपका विवर्तन, तीसरा आपका व्यक्तीकरण के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अ, चटका हुआ कांच चटकीला क्यों प्रतीत होता है, क्या है, चटका हुआ कांच होता है शाइनिंग क्यों प्रतीत होता है, परिवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, या फिर प्रकीर्णन के कारण। चलिए जल्दी से बताइएगा। अब बिल्कुल जी, भाई चटका हुआ कांच जो होता है चटकीला क्यों प्रतीत होता है, तो आप कहोगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ड्यू टू दी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश डैश पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन आपका बनाता है, यानी इंद्रधनुष बनता है आपका अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन के कारण। और ये बनता किसके कारण है, जब वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में वर्षा की बूंदें क्या होती है, ठीक है, जब आप कहोगे वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने गिरने से अपवर्तन और अपवर्तन बनता है, क्या, अपवर्तन और परावर्तन आपका बनता है, इसी कारण जो है हमें इंद्रधनुष आपका दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग आपके होते हैं, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो। देखिएगा इंद्रधनुष में आपको याद रखना है विबग्योर, क्या, विबग्योर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
ठीक है। 7 कलर आपके होते हैं। विबग्योर जो होता है 7 रंगों को आपका बताते हैं, AVIBGYOR, ठीक है, जिसमें आपके एग्जाम में जो है पूछा गया है, ठीक है। जो सबसे फेमस क्वेश्चन है विबग्योर तो आपका पूछा गया है, 7 कलर आपके पूछे गए हैं। यहाँ से पूछा है कि इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन होता है, तो बीच में आपका क्या आता है, जी आपका आता है, यानी ग्रीन जो होता है ये बीच का कलर आपका होता है, यानी बीच का बिच्छू आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य आपका करता है, ऑन विच प्रिंसिपल डज ए ऑप्टिकल फाइबर वर्क, ठीक है। प्रकाशीय तंतु किस, प्रकाशीय तंतु को ही क्या कहा जाता है भाई, प्रकाशीय तंतु एक शुद्ध हिंदी शब्द है किसका, ऑप्टिकल फाइबर का। और ऑप्टिकल फाइबर जो होती है किसका, एक एग्जांपल होती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 4 या 5 क्वेश्चन पहले ही मैंने बताया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करती है। ऑप्टिकल फाइबर जो होती है, पूर्ण आपतित परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य आपकी करती है। कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, Why does the sky appear blue, अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन या फिर अध्रुवण। चलो जी जल्दी से बताइएगा भाई, किसके कारण जो आकाश होता है हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, तो आप कहोगे प्रकीर्णन। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण जो है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट के कारण हमें जो है प्रकाश नीला दिखाई देता है, स्काई कलर हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी डैश समान बनी रहती है, यानी इसमें जो है क्या चेंज आपका नहीं होता। देखिएगा जब प्रकाश है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो इसमें क्या परिवर्तित नहीं होता, तो भाई जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी क्या समान रहती है, आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी जो है सेम रहती है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं आपकी होती। कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों, डैश प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक आपका होता है। देखिएगा हमें प्रकाश है नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि किसका भाई, किसका प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है, तो आप कहोगे नीले रंग का प्रकाश। क्या जो होता है भाई, जो नीले रंग का प्रकाश होता है, क्या होता है, नीले रंग का जो लाइट होती है उसका प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। ब्लू कलर की जो लाइट होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, तो क्या होती है, सबसे अधिक मोस्ट आपकी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश क्यों प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि वह सबसे अधिक परावर्तित होता है, क्योंकि वह सबसे कम परिक्षेपित होता है, क्योंकि यह सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, या फिर क्योंकि यह सबसे तेज आपका होता है। भाई ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि यातायात सिग्नलों में लाल रंग का, किसका, लाल प्रकाश का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि लाल रंग जो होता है सबसे अधिक क्या होता है, सबसे अधिक नहीं, आप कैसे सबसे अधिक कह सकते हो या सबसे कम कह सकते हो, क्या कह सकते हो, सबसे कम क्या करता है, परिक्षेपित, क्या करता है कि लाल रंग जो होता है सबसे कम परिक्षेपित आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कि समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि डैश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है भाई, हमें समुद्र नीला दिखाई देता है, प्रतीत होता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि आकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें जो है समुद्र कैसा दिखाई देता है भाई, लाल दिखाई देता है। तो प्रकाश के क्या कहोगे कि समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के परावर्तन और जल के कणों के द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन आपका करता है। क्या करता है, प्रकाश प्रकीर्णन आपका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य उदय, क्या सूर्य उदय सूर्य अस्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण आपकी छा जाती है, ठीक है। Why does the sky turn red during the sunrise and sunset, ठीक है। देखिएगा सूर्य का उदय होते समय या सूर्य अस्त उस समय जो है हमें प्रकाश कैसा दिखाई देता है, ठीक है। जो हमें सूर्य होता है वो लालिमा यानी लाल दिखाई देता है, किसके कारण ये चीज आपकी होती है। अब बिल्कुल सूर्य अस्त, ठीक है, सूर्य अस्त बाबे मस्त, ठीक है, सूर्य अस्त और सूर्य उस्त के, ठीक है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हमें वायुमंडल में जो है सूर्य में दिखाई देती है, लालिमा दिखाई देती है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक आपका होता है, विच कलर ऑफ द रेनबो अंडरगोस द मोस्ट डिस्पर्शन। देखिएगा
इंद्रधनुष के किस रंग का जो विक्षेपण होता है सबसे अधिक, आपका क्या होता है, विक्षेपण सबसे अधिक होता है। आप होंगे विक्षेपण जो होता है सबसे अधिक होता है किस रंग का भाई, बैंगनी रंग का विक्षेपण जो होता है सबसे अधिक होता है। और किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम क्या होता है, सबसे कम होता है। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या देगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखा बालू चमकीला क्यों प्रतीत दिखाई देता है जबकि गीला बालू इतिहीन होता है। ठीक है, जो सूखा बालू होता है, रेत आपका होता है, वो हमें चमकीला प्रतीत होता है। गीला बालू जो होता है इतिहीन आपका होता है। ये किसके कारण होता है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, या फिर आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए देखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि सूखा बालू चमकीला प्रतीत होता है जबकि गीला बालू इतिहीन हमें दिखाई देता है। ये होता है किसके कारण भाई, परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, या पेरिस्कोप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज यूज्ड टू मेक ए पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में बनाने के लिए जो हमें किसका इस्तेमाल आपका करेंगे, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण, या फिर गोलाकार दर्पण का। चलिए अब बिल्कुल भाई, पेरिस्कोप बनाने के लिए हम जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, आप कहोगे सर हम जो है समतल दर्पण का, किसका, प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना के कारण होता है। जो साबुन के पतले झाग होते हैं, ठीक है, साबुन के हल्के हल्के छोटे छोटे बुलबुले आपके होते हैं, इसमें जो है हमें चमकीले क्या दिखाई देते हैं, चमकीले हमें दिखाई देते हैं। ये परिघटना जो होती है किसके कारण आपकी होती है, तो भाई ये परावर्तन और व्यक्तिकरण, क्या, परावर्तन और व्यक्तिकरण के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग आपका करते हैं, यानी वाहन से या वाहन में पीछे देखने के लिए जो है किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर गोलाकार दर्पण का। चलिए ये भी क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए जो है भाई किसका, उत्तल दर्पण का, किसका, कन्वेक्स मिरर का। चलिए रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, which method is used by the dentist to examine patient's teeth is। चलिए भाई देखिएगा, रोगियों के दांत चिकित्सक या फिर डेंटिस्ट द्वारा जो है कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण का, किसका भाई, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, कन्वेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों की हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन ए व्हीकल हेडलाइट्स, जो वाहनों की हेडलाइट होती है, चाहे आपकी मोटर हो, गाड़ी हो, इन सभी की जो हेडलाइट होती है ये किसकी बनाई जाती है, आप कहोगे अवतल दर्पण की, किसकी, अवतल दर्पण की बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में आता है कौन सा दर्पण, भाई दाढ़ी बनाने के लिए जो है कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल भाई, दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का, किसका, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है। देखिए किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है मनुष्य की आंख में कहां, कोर्निया में, रेटिना में, लेंस में, या फिर पुतली में। तो आप होगी किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा मनुष्य की आंख की रेटिना में, कहां बनता है, रेटिना में आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, एक सेकंड, रेटिना का नेत्र द्वारा, ठीक है, नहीं यहाँ क्वेश्चन हो चाहिए कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा आपका होता है। देखिएगा रेटिना पर नेत्र द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वो हमेशा ही कैसा होता है, पार्श्विक होता है, उल्टा होता है, और क्या होता है भाई, छोटा होता है। क्या होता है, पार्श्विक होता है, उल्टा होता है, और क्या होता है भाई, छोटा आपका होता है। क्या होता है, छोटा आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। यहाँ बात कर रही है एक व्यक्ति है, 6 फुट व्यक्ति हो, 8 फुट व्यक्ति हो, ठीक है, मान लिया 6 फुट व्यक्ति है, उसका पूरा प्रतिबिंब देखना होगा, तो हमें जो है कि एक समतल दर्पण की जो है क्या करना पड़ेगा, समतल दर्पण की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होनी चाहिए। तो
आप कहोगे कि एक पूरे व्यक्ति का प्रतिबिंब देखने के लिए जो है हमें 70 वर्ग की जो न्यूनतम दूरी आपकी होती है व्यक्ति की क्या होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। क्या होनी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। यानी अगर व्यक्ति जो है 6 फुट है, ठीक है, अगर व्यक्ति 6 फुट है तो हमें जो है शीशा कितना चाहिए, तो हमें शीशा जो है आपका कितना 3 फुट होना चाहिए। कितना 3 फुट आपका होना चाहिए। ठीक है, चलो जी, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पणों, क्या समांतर दर्पणों के बीच में रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आपकी होती है। ठीक है, जब भी कोई दो वस्तुएं होंगी, क्या होगी, नहीं, जब भी कोई एक वस्तु होगी उन्हें जो है समांतर, क्या समानांतर दर्पणों के मध्य में रखा जाएगा तो उस पर बनने जाने वाले जो लोग प्रतिबिंब होते हैं उनकी संख्या कितनी होगी, आप कहोगे इनफिनाइट आपकी होगी, अनंत आपकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमने ईबुक कोर्स के बारे में। ये स्पेशली आपका जीडी ट्रेडमैन वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए जो आपका ईबुक कोर्स आपका रहेगा, जिसमें हम जो है भाई 10,000 प्रश्न, क्या 10,000 से अधिक प्रश्नों का इसमें जो है आपकी पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ में आपके जो है आर्मी अग्निवीर के 60 ओरिजिनल पेपर आपके मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका जो है भाई क्या रहेगा, 2025 के पैटर्न पर आपका रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वाइज आपका मिलेगा। ये बेस्ट वन लाइनर ई बुक आपकी रहेगी, जिसमें हम जो है भाई जीके जीएस के जो है क्या करेंगे, जीके जीएस के पूरे 6,500 प्रश्नों का इसमें क्या रहेगा, आपका संग्रहालय रहेगा, जिसमें आपके लिए जो है दूसरी बुक जो आपकी रहेगी स्टैटिक जीके की आपकी रहेगी, जिसमें आपको हम जो है 55 से अधिक आपके टॉपिक क्या करे हैं, टॉपिक आपके रहेंगे, और इसमें प्रश्नों की संख्या 3,500 से अधिक आपकी रहेगी। और साथ में आपको जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी आपके मिलेंगे, जो कि आपकी क्या रहेगी, टेस्ट सीरीज आपकी रहेगी। ठीक है, जिसमें ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट जो संख्या जो है 40 आपकी रहेगी, टेस्ट सीरीज आपकी रहेगी। साथ में आपके लिए जो है 40 ऑफलाइन मॉडल टेस्ट भी आपके मिलेंगे, जिसे आपको पीडीएफ में जो है आप प्रिंट निकाल सकते हो। साथ में आपके लिए जो है हाई लेवल के क्या रहेंगे, प्रैक्टिस सेट भी आपके रहेंगे, और फिर आपको जो है जीके साइंस मैथ के भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। ये ईबुक कोर्स आपका रहेगा, क्या रहेगा, ईबुक कोर्स हमारा रहेगा जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका होने वाला है। इसका प्राइस जो रहेगा भाई फिर से जो है कम कर दिया गया है, 149 आपका कर दिया है, क्योंकि अब जो एग्जाम जो है आपका थोड़ा सा डिले हो रहा है, जून के लास्ट मंथ में आपका जाना है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में समझ रहा था तो जून में स्टार्टिंग में ना होने के बाद अब जो है थोड़ा सा जो है अब इसमें डिले करा गया है एग्जाम आपका, अब जो है जून में आपका होने वाला है। लिंक आपको जो है कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया गया है, या फिर आप जो है हमारी एप्लीकेशन पर जाइएगा, आर्मी एप्लीकेशन पर जाओगे और डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लीजिएगा, और फिर आप यहां से क्या कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन आपका कर लीजिएगा। और फिर आपको जो है या देखिएगा, फिर आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको जो है इस तरह से इंटरफेस आपका देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है ठीक है, यहाँ पर आपको बैनर आपका देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, या फिर आप जो है पेड कोर्स में जाओगे, पेड कोर्स में जाने के बाद आपके लिए जो है इस तरह से इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा, इस तरह से इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा जाएगा आर्मी अग्निवीर 2025 हिंदी इंग्लिश ई बुक आपकी रहेगी, जिसे आप जो है बाय नाउ पर क्लिक करोगे। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद जो है आपको इस तरह से इंटरफेस आपका ओपन होगा, और फिर आपको जो है पे ऑनलाइन कर देना है। क्या कर देना है, पे ऑनलाइन आपका कर देना है। पे ऑनलाइन कर दोगे, आपके लिए जो है कोर्स अवेलेबल आपका हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल जी, क्वेश्चन है कि अभिसारी लेंस वो होते हैं, भाई क्या होते हैं, अभिसारी लेंस वो होता है जो क्या करता है, किरणों को फैलाता है, किरणों को अवशोषित करता है, किरणों को परावर्तित करता है, या फिर किरणों का एकत्रित आपका करता है। तो अभिसारी क्या, अभिसारी लेंस जो होता है ऐसा लेंस होता है जो किरणों को क्या करता है, एकत्रित क्या करता है भाई, एकत्रित आपका करता है, किरणों को एकत्रित। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपसारी लेंस वह होता है जो क्या करता है, किरणों को केंद्र में करता है, केंद्रों को एकत्रित करता है, किरणों को परावर्तित करता है, या किरणों को फैलाता है। चलो जी भाई, अपसारी लेंस वह लेंस होता है जो क्या करता है, ये किरणों को क्या करता है भाई, फैलाता है। क्या करता है, किरणों को फैलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके डैश पर। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स तीव्रता, वेग, ताप, या फिर रंग धैर्य। देखिएगा, प्रकाश का जो रंग होता है ये किस पर निर्धारित होता है, तो भाई उसके तरंग धैर्य पर, उसके क्या वेव लेंथ पर आपका डिपेंड होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे क्या करता है भाई, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर अभिसारी लेंस। चलिए
क्या कहोगे कि पानी में हवा का जो बुलबुला होता है ये कैसे कार्य करता है? जैसे अवतल लेंस। क्या अवतल लेंस आपका कार्य करता है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोप्टर किसकी इकाई होती है? डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ द्रव्यमान की, तापमान की, लेंस की क्षमता की, या फिर आपके दाब यानी प्रेशर की। चलिए भाई जल्दी से बताइएगा, डायोप्टर जो होती है किसकी एक यूनिट होती है? बिल्कुल भाई, डायोप्टर जो होती है किसकी? लेंस की क्षमता किसकी? पावर ऑफ द लेंस आपका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? व्हाट इज द पावर ऑफ द सनलाइट? जीरो डायोप्टर, दो डायोप्टर, माइनस डायोप्टर, या फिर वन प्लस डायोप्टर। देखिएगा धूप के जो चश्मे आपके होते हैं वो आपके क्या होते हैं भाई? उनको बस कलर चढ़ाया जाता है, उनकी क्षमता आपकी लगभग जीरो आपकी होती है। क्या आती है? जीरो आपकी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म में प्रकाश की विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश की क्या प्रिज्म में प्रकाश की विभिन्न रंगों का जो विभाजन होता है किसके कारण आपका होता है? तो आप कहोगे प्रिज्म में प्रकाश का जो विभाजन होता है 7 रंगों में होता है, और किसके कारण होता है? प्रकाश का विक्षेपण। क्या? प्रकाश का विक्षेपण के कारण या वर्ण विक्षेपण के कारण आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? ठीक है, अब श्वेत प्रकाश होता है कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो भाई टोटल 7 रंगों के मिलने से आपका बनता है। कितने? 7 रंगों से मिलने में होता है। और प्रिज्म से जो प्रकाश गुजरता है ये कितने रंगों में विभाजित होता है? 7 रंगों में आपका विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म से होकर गुजरने पर जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा होता है? लाल, पीला, हरा, या फिर अन्य बैंगनी। चलिए देखिएगा, अब प्रिज्म बोले या फिर आपसे पूछे कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर, क्या प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण, क्या जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है यानी रंग जो सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा रंग होता है? जो आपका बैंगनी रंग। कौन सा? आपका बैंगनी रंग होता है। तो आप कहोगे सबसे अधिक विचलित कौन सा रंग? आप कहोगे बैंगनी रंग आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, एक सेकंड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण यानी जो रंग सबसे कम विचलित होता है वो कौन सा रंग होता है? देखिएगा ये क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म से होकर जो गुजरने वाला रंग होता है सबसे ज्यादा विचलित होता है बैंगनी, और सबसे कम जो विचलित होता है वो लाल रंग। कौन रंग होता है? लाल रंग आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन अमूल रंग कौन से आपके होते हैं? विच इज दी थ्री प्राइमरी कलर? लाल, नीला, पीला, लाल, नीला, हरा, पीला, हरा, बैंगनी, या फिर नारंगी, लाल, पीला। भाई तीन अमूल रंग जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं? भाई नीला, क्या? नीला, लाल और हरा। क्या? नीला, लाल, हरा, या लाल, हरा, नीला आपके होते हैं RBY। क्या? RBY से आप कह सकते हो। क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंग धैर्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? अब तरंग धैर्य आपसे पूछ रहा है, देखिएगा यहां आपसे पूछे सबसे विचलित होता है, सबसे अधिक विचलित बैंगनी होता है, सबसे कम विचलित लाल होता है। अजय पूछे सबसे कम तरंग धैर्य वाला जो प्रकाश होता है, सबसे कम तरंग धैर्य, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होती है किस रंग की होती है? आप कहोगे सर बैंगनी। किसकी? बैंगनी रंग की आपकी होती है। अब इस क्वेश्चन का क्या करोगे? उल्टा हो जाएगा कि जब किस रंग की, ठीक है, किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक आपका होता है, तो सबसे अधिक जो होता है सबसे कम बैंगनी का, सबसे अधिक किसका हो जाएगा? लाल रंग का। किसका? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी पत्तियों वाला पौधा यदि लाल रोशनी में रखा जाए तो वो कैसा दिखाई देगा? क्या क्या है? हरी पौधियां हैं, ठीक है, हरी पत्तियां हैं। क्या है? हरी पत्तियां हैं। उस पौधे को लाल रोशनी में रखा जाएगा तो वो कैसा दिखाई देगा? भाई आप कहोगे सर काला। कैसे दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देता है? When a red glass is heated at high temperature, it's appear रेड, येलो, वायलेट, या फिर ग्रीन। चलिए जल्दी से बताइएगा भाई लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर हमें कैसा दिखाई देता है? भाई हरा। कैसा दिखाई देता है?
हरा दिखाई, भाई कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? इफ देर if they, there were no atmosphere, what occurred to the color of the sky has seen from earth, blue, red, white या फिर ब्लैक? देखिएगा, अगर वायुमंडल में जो है, ठीक है, पृथ्वी पर अगर वायुमंडल नहीं होगा तो हमें जो है आकाश का रंग जो है कैसा प्रतीत होगा? भाई काला प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा? काला प्रतीत आपका होगा। कि फोटोग्राफी में प्राथमिक रंग कौन से आपके होते हैं? विच आर दी प्राइमरी कलर इन फोटोग्राफी? भाई फोटोग्राफी में जो है तीन प्राइमरी कलर यूज के आपके कहे जाते हैं, जिन्हें प्राथमिक रंग भी कहते हैं। लाल, नीला, हरा। कौन होते हैं? लाल, नीला, हरा। क्या भाई? लाल, नीला, हरा आपके होते क्या होते हैं? लाल, नीला, हरा आपके होते हैं। भाई लाल, नीला, हरा मैंने पीछे गलत नहीं बताया? एक सेकंड, प्राइमरी रंग आपके लाल, नीला, हरा होते हैं। लाल, नीला, हरा होते हैं। मैं पीला क्यों बताया था? लाल, नीला, हरा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। भाई इस क्वेश्चन में मैंने क्या गलत बताया आपको? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तभी मुझे याद आया मैंने गलत बताया था। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि प्रकाश की लाल, हरे और नीले रंग को समान अनुपात में मिलाने पर कौन सा रंग आपका बनता है? ठीक है, देखिएगा, प्रकाश की लाल, हरा और नीला रंग जो है इन्हें समान अनुपात में अगर आप मिलाओगे तो आपके पास जो है कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो आप होगे सर हमें जो है कौन सा? सफेद प्रकाश। कौन सा? सफेद प्रकाश प्राप्त आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? कैमरे में, माफ करिएगा भाई, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है और वह कैसी छवि आपका बनाता है? विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू इन ए कैमरा एंड व्हाट काइंड ऑफ इमेज डज इट फ्रॉम? अवतल लेंस सीधा और बड़ा, उत्तल लेंस सीधा और बड़ा, उत्तल लेंस छोटा और उल्टा, या फिर समतल दर्पण या समतल लेंस सीधा और असली? चलिए भाई, कैमरे में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो क्या करता है? उत्तल दर्पण जो है वस्तुओं को छोटा और उल्टा प्रतीत करता है। क्या करता है? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है जो वस्तुओं को क्या करता है? छोटा और क्या दिखा देता है? उल्टी। क्या दिखाता है? छोटी और उल्टी आपकी दिखाता है। कि उम्र बढ़ने के साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंखों की योग्यता कमी हो जाती है। ये किसके कारण आपका होता है? मायोपिया के कारण, हाइड्रोमेट्रोपिया के कारण, पेरिस बायोपिया के कारण, या फिर आपका एस्टिमेगिज्म के कारण। चलिए देखिएगा, जब तक आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, ठीक है, उम्र बढ़ने पर जो है निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष आपका जो क्या हो जाता है? भाई हर एक इंसान में आपका हो जाता है। ये किसके कारण होता है? आप कहोगे प्रेस बायोपिया के कारण। क्या? प्रेस बायोपिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइरिस का कार्य क्या होता है? भाई आइरिस का कार्य होता है रंग पहचानना, नेत्र की नमी देखना, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, या फिर प्रतिबिंब आपका बनाना। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइरिस जो होता है उसका कार्य क्या होता है? आइरिस का कार्य होता है आंख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करना? नियंत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या होता है? भाई बड़ा और सीधा होता है। वस्तु जितना होता है छोटा या उल्टा होता है, या फिर असली आपका बड़ा बनता है? ठीक है, जल्दी से बताइएगा भाई, रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा प्रतीत होता है? तो भाई वो वस्तु से छोटा और, ठीक है, वस्तु से छोटा होता है लेकिन उल्टा। क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है लेकिन उल्टा आपका होता है। तो क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस भाग के प्रतिरोध को किया जाता है? यानी प्रतिरोध किया जाता है, किस भाग को दान किया जाता है? नेत्रदान में दाता की कौन से भाग को क्या किया जाता है? दान किया जाता है। रेटिना, कॉर्निया, आइरिस या फिर लेंस? भाई नेत्रदान में क्या? नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा हिस्सा जो है दान में किया जाता है? आप कहोगे कॉर्निया को। किसे? कॉर्निया को दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ नेत्र, क्या स्वस्थ नेत्र की स्पष्ट पृष्ठि की न्यूनतम दूरी कितनी आपकी होती है? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस
फॉर क्लियर विजन इन ए हेल्दी आईज 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वस्थ नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम यानी कम से कम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर आपकी होती, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर आपकी होती है, यानी 25 सेंटीमीटर से दूर तक की आपको वस्तुएं जो है अच्छे से दिख रही है, तो आपके जो है दूर दृष्टि दोष नहीं है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता तो उसे कौन सा दृष्टि दोष हुआ होगा? हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसमायोपिया, मायोपिया या फिर एस्टिग्मेटिज्म? चलिए जल्दी से बताइएगा। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु नहीं देख सकता या स्पष्ट नहीं देख सकता तो उस व्यक्ति को जो है कौन सा दोष हुआ होगा? आप कहोगे निकट दृष्टि दोष, जिसे दूर क्या कहता है? दूर दृष्टि दोष नहीं, निकट दृष्टि दोष या फिर ध्रुव दृष्टि दोष या फिर मायोपिया कहा जाता है। क्या कहता है? मायोपिया कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, निकट दृष्टि दोष या फिर ध्रुव दृष्टि दोष भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस दिया जाता है? देखिएगा, आपको बताना है निकट दृष्टि दोष क्या। निकट दृष्टि दोष में जो है बंदे को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती और दूर दृष्टि दोष में वस्तुओं को पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। इसी चीज को जो है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष में जो है किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप कहोगे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है जो चश्मा लगता है वो अवतल दर्पण का किसका कन्वे मिरर का लेंस आपका लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया क्या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं से पीड़ित व्यक्ति को जो है कौन से लेंस का या कौन से चश्मा आपका लगाया जाता है? अवतल लेंस, बायोफोकस या फिर बेलनाकार लेंस का? बिल्कुल जी, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की आंखों से क्या नहीं दिखाई दे रही, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, तो दूर दृष्टि से हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। उसे के लिए जो हम किसका इस्तेमाल करोगे भाई? उत्तल दर्पण का, किसका? कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरा दृष्टि दोष क्या जिसे क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया क्या? प्रेस बायोपिया भी कहते हैं कि प्रकाश के लिए किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? देखिएगा, चरा दृष्टि दोष से प्रेस बायोपिया भी कहते हैं कि उपचार के लिए किसी भी व्यक्ति को जो है क्या लगा जाता है? द्विफोक्सीय लेंस या फिर बाइफोक्सीय लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी दो लेंस फोकस में, यानी एक ही ग्लास में दो लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विफोक्सीय लेंस जिसे विफोकल लेंस भी कहा जाता है, आविष्कार किसने आपका करा था? चलिए जल्दी से बताइएगा, बाइफोकस लेंस या फिर द्विफोक्सीय लेंस का आविष्कार जो है किस वैज्ञानिक द्वारा आपके करा गया था? न्यूटन, ह्यूजेस, बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर आइंस्टीन? बिल्कुल भाई, द्विफोक्सीय लेंस का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा करा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? भाई दूर की वस्तुएं क्या करने के लिए, दूर की वस्तुएं देखने के लिए जो है किस यंत्र का भाई साहब, किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? आप कहोगे दूर की वस्तुएं देखने के लिए हम जो है किसका, दूरबीन का, किसका, टेलीस्कोप का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किसने आपका करा था? हु इन्वेंटेड दी टेलीस्कोप? टेलीस्कोप का आविष्कार जो है किसके द्वारा आपका करा गया था? ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं। दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो, किसके द्वारा? गैलीलियो द्वारा आपका करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हैं क्यों? क्योंकि तारे जो है किस कारण टिमटिमाते हैं? तो भाई तारे जो होते हैं किसके कारण आपका टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण आपके टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल भाई ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे प्रकाश के किन रंगों का तीव्र अवशोषित करते हैं? विच कलर ऑफ द लाइट्स आर दी स्ट्रांगली एब्सॉर्ब्ड बाय प्लैनेट? पौधे जो होते हैं किस रंग को सबसे अधिक अवशोषित करते हैं? सबसे अधिक अवशोषित करते हैं लाल और पीला, नीला और लाल, बैंगनी और रंगी या काला और सफेद? देखिएगा, या फिर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश का कौन सा रंग जो है पौधों को क्या करता है? पौधों को जो है फोटोसिंथेसिस या फिर क्या कहते हैं हिंदी में, प्रकाश संश्लेषण। हाँ, प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका आवश्यक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो भाई प्रकाश का कौन सा रंग जो है क्या होता है?
आपका सहायक होता है नीला कलर। कौन? नीला और लाल कलर जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है? मददगार आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसपे किसी वस्तु के बिंदु अलग अलग तल में देखते हैं? क्या? तल में दिखाई देते हैं। ठीक है, यहां होना चाहिए कि उस दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है जिसपे किसी वस्तु के बिंदु, क्या वस्तु के बिंदु जो है अलग अलग दिखाई देते हैं? मायोपिया कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, अबिंदुता कहा जाता है, या फिर प्रेसबायोपिया कहा जाता है। भाई उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं। क्या? बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं, जबकि दूसरे तल में बिंदु क्या होते हैं? बिंदु बाहर दिखाई देते हैं, से अबिंदुकता। क्या? अबिंदुकता आप कहते हैं एस्टिमेगिस्टम। क्या? एस्टिमेगिस्टम कहा जाता है। क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर सी सर्ग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब आपका बनाता है? जो अवतल दर्पण होता है हमेशा भाई कैसा प्रतिबिंब आपका बनाता है? अब बिल्कुल भाई, अवतल दर्पण जो होता है ये हमेशा जो है कैसा? आभासी प्रतिबिंब। कैसा? आभासी प्रतिबिंब आपका बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार में प्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर केबल किस सिद्धांत पर कार्य आपकी करती है? विच प्रिंसिपल डज फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज इन ए कम्युनिकेशन फॉर ऑन? तो भाई क्या बताया था? ऑप्टिकल फाइबर जो होती है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रकाश के अपूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हमें वास्तविक सूर्य उदय से कुछ समय पहले सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? ठीक है, हमें वास्तविक सूर्य उदय से पहले जो है कुछ समय पहले जो है सूर्य क्या दिखाई देता है? सूर्य दिखाई देता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? भाई इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तारे की रंग से क्या पता लगाया जा सकता है? बट डज द कलर ऑफ ए स्टार इंडक्टेंस? चलिए भाई, कोई भी प्रकाश, ठीक है, कोई भी तारा होता है उसके प्रकाश से हम जो है या उसे उसके रंग से जो है हम उसके किसके बारे में पता लगा सकते हैं? उसके टेम्परेचर यानी तापमान के बारे में। किसके? उसके तापमान पर हम क्या लगा सकते हैं? तापमान के बारे में पता लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन के समीकरण E = mc² का C का अर्थ क्या है? तो इसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें E जो होता है आपकी ऊर्जा होती है। क्या होती है? E जो आपकी ऊर्जा होती है क्या होती है? भाई E जो होती है आपकी ऊर्जा होती है। ठीक है, E जो होती है इसमें ऊर्जा होती है। आप कहोगे सर C क्या होता है, M क्या होता है? इसमें M जो होता है आपका मास होता है, जिसे द्रव्यमान क्या कहते हैं? जिसे मास या फिर द्रव्यमान आपका कहते हैं। और C जो होता है किसी भी चीज का क्या बताता है? भाई किसी भी चीज की प्रकाश की गति या बताती है स्पीड ऑफ द लाइट। क्या? प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट आपकी बताती है। तरंगताल वास्तविक गहराई से कम गहरा क्यों दिखाई देता है? तरंगताल यानी जो आपका स्विमिंग पूल होता है वो अगर देखोगे तो भाई वो कैसा दिखाएगा? भाई आप देखोगे अगर वो 6 फुट होगा तो आप बोलो भाई ये 4 फुट ही है। एक किसके कारण हमें होता है? ठीक है, ये किस चीज कारण हमें दिखाई देती है? तो तरंगताल वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है। किसके कारण? अपवर्तन। किसके कारण? अपवर्तन के कारण आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मछुआरा तालाब में मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है तो उसे निशाना कैसे लगाना पड़ेगा? मछली के ऊपर, जहां मछली दिखाई दे वहां, मछली के नीचे, या फिर मछली के बगल में? चलिए देखिएगा, एक तालाब में किनारे में एक मछुआरा खड़ा है। वो मछली को अगर भेजना हो तो उसे जो है क्या करना पड़ेगा? तो उसे निशाना लगाने के लिए जहां मछली दिखाई दे उससे थोड़ा सा नीचे क्या करना पड़ेगा? जहां मछली दिखाई दे उससे थोड़ा सा नीचे निशाना लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोन किसकी मूलभूत इकाई होती है? फोटोन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ध्वनि, द्रव्यमान, प्रकाश, या फिर आपकी ऊर्जा? चलो जी
भाई फोटोन जो होती है किसकी एक यूनिट होती है? तो फोटोन जो होती है किसकी मूलभूत इकाई होती है? प्रकाश की। बिल्कुल भाई, किसकी? प्रकाश की एक यूनिट होती है लाइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में प्रकाश कैसा दिखाई देता है? हाउ डज द स्काई अपेयर टू एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस? नीला, सफेद, काला या फिर कोई नहीं? देखिएगा भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है? आप कहोगे सर काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य किस सीमा में आपका होता है? व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट? जिन प्रकाश को हम देख सकते हैं उनका जो तरंग दैर्घ्य होता है लगभग कितना होता है भाई? कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना भाई? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी आपकी होती है? ठीक है, निर्वात में जो प्रकाश की स्पीड होती है कितनी होती है? और प्रकाश की स्पीड अगर मैंने आपको बताई होगी तो आपने क्या सुना था भाई? प्रकाश की स्पीड जो होती है पॉइंट क्या होती है? पॉइंट नहीं भाई, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसे हम क्या कह सकते हैं? कितना कह सकते हैं भाई? क्या कह सकते हैं इसे? हम जो है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, क्या 3 लाख मीटर प्रति सेकंड हम कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इसे जो है 2,99,776 किलोमीटर पर सेकंड भी हम कह सकते हैं। ये एग्जैक्ट जो है परफेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर है। और ये नियरली क्या कर रहा है? मैच आपका कर रहा है, जबकि आपको जो है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है ये सेकंड में आपकी है। ठीक है, अब इसी चीज को आप जो है इसमें कन्वर्ट कर दोगे भाई, मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 2 जीरो और जो है आपकी एक्स्ट्रा कैरी हो जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो बिल्कुल भाई क्या हो जाएगा? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नियरली करिएगा। ठीक है, वैसे भी आपको जो है मैंने तो बता दिया भाई, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ से परफेक्ट आंसर होगा, पर आपको जो है अगर ऑप्शन दे दे तो आपको नियरली जो है 3 लाख ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पारदर्शी शीशे को दर्पण बनाने के लिए उसमें किसकी परत चढ़ाई जाएगी? पारदर्शी यानी ट्रांसपोर्ट है, क्या है? ट्रांसपेरेंट है आपका ग्लास। अगर उसे मिरर बनाना होगा, क्या होगा? उसे अगर मिरर बनाना होगा तो आप जो है क्या करोगे भाई? तांबा करोगे? क्या करोगे? तांबे की परत चढ़ाओगे, सिल्वर नाइट्रेट या पारे की परत चढ़ाओगे, या फिर जिंक की परत चढ़ाओगे, या एल्यूमिनियम की परत आप चढ़ाओगे? बिल्कुल भाई, किसी अपारदर्शी शीशे को दर्पण बनाने के लिए आप जो है उस पर जो है सिल्वर नाइट्रेट जो होता है इसका सूत्र होता है AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट और पारा यानी मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या देगा भाई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का अपवर्तनांक कितना आपका होता है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? 1.5, 1.25, 1.31, 1.33 या फिर 1.50? भाई जल का जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग कितना होता है? 1 कितना होता है? 1.33 आपका होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? देखिएगा यहाँ से जो है जल का एक इंपोर्टेंट है, फिर आपसे वायु का पूछ सकता है, वायु का भी इतना याद रखना नहीं है। आपसे जो है कांच का नहीं, हीरे का पूछता है। क्या पूछता है? हीरे का अपवर्तनांक और हीरे का क्रांतिक कोण आपसे पूछता है, जो कि सबसे इंपोर्टेंट है। जो बर्फ का अपवर्तनांक होता है, क्या होता है? बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है वो किसके बराबर होता है? वो जल के आसपास ही आपका होता है। कितना? जल के आसपास, यानी 1.31 आपका होता है। ऑप्शन नंबर भाई सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु का अपवर्तनांक कितना आपका होता है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर? तो भाई वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग 1 से लेकर कितना?
1 से लेकर 1 यानी 1.003 से लेकर 1 के आसपास आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना आपका होता है, ये सबसे इंपोर्टेंट है। व्हाट इज दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो जल्दी से बताइएगा हीरे का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। बिल्कुल भाई कितना होता है 2.42, कितना 2.42 आपका होता है। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल भाई क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे का क्रांतिक कोण कितना आपका होता है। चलिए जल्दी से बताइएगा हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है लगभग आपका होता है भाई कितना होता है, तो भाई 24.41 डिग्री, कितना होता है 24.41 डिग्री आपका होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट, क्या परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आपको जो है किसका इस्तेमाल करोगे, इस्पात का, तांबे का, नरम लोहे का या फिर आपके एल्यूमिनियम का। क्या बात हो रही है यहाँ, परमानेंट मैग्नेट की बात हो रही है, स्थायी चुंबक की बात हो रही है। तो स्थायी चुंबक को बनाने के लिए आप जो है किसका इस्तेमाल करोगे, स्थायी चुंबक को बनाने के लिए जो है भाई स्टील यानी एल्यूमिनियम यानी इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य आपका करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर वर्क ऑन पिच प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर जो है कौन से सिद्धांत पर कार्य आपका करता है, ऊष्मा संचरण के, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के या फिर आपका अपक्षय के सिद्धांत पर। चलिए जल्दी से बताइएगा भाई ट्रांसफार्मर जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भाई साहब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का कोर सामान्यता किससे बना होता है। The core of a transformer is generally made of which material? ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है मेनली किसका बना होता है, इस्पात का, नरम लोहे का, कांसे का या फिर आपका एल्यूमिनियम का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, मेन कोर होता है भाई वो किसका, आप कहोगे सर नरम लोहे का। बिल्कुल भाई किसका, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ध्वनि तीव्रता बढ़ाने के हेतु प्रत्यक्ष धारा को अपरिवर्तित, प्रत्यक्ष धारा को एसी कहा जाता है। ठीक है, एसी को परिवर्तित करने हेतु, प्रत्यक्ष वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने हेतु या फिर शक्ति घटाने या बढ़ाने हेतु। देखिएगा सिंपल याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, क्या प्रतिवर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना किसका कार्य होता है भाई, ये भाई ट्रांसफार्मर का कार्य आपका होता है। अस्थायी चुंबक किससे बनाई जाती है, जो टेम्परेरी क्या होती है, मैग्नेट आपकी होती है, मेड ऑफ होती है किस मटेरियल की, इस्पात की, तांबे की, नरम लोहे की या फिर आपके टीन की। चले भाई जो अस्थायी चुंबक बनाई जाती है किसकी बनाई जाती है, आप कहोगे सर सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहां होती है। आकर्षण शक्ति पूछी गई है, क्या आकर्षण क्या पूछी गई है, वेयर इज द मैग्नेटिक अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट इन ए मैग्नेट, मध्यम में, एक सिरे पर, दोनों सिरों पर या फिर हर जगह आपकी होती है। तो किसी भी चुंबक की जो क्या होती है भाई, चुंबकीय शक्ति जो होती है वो सबसे, आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहां होती है भाई, दोनों किनारों में क्या होती है, और दोनों सिरों पर यानी एट ऑफ द बोथ पर आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहां होती है, तो दोनों सिरों पर नहीं भाई साहब, जो ठीक है देखिएगा दो ही क्वेश्चन पूछेगा कि घर्षण शक्ति सबसे अधिक है, सबसे अधिक जो पावर होती है मैग्नेटिक कहां होती है भाई, सबसे अधिक होती है दोनों ध्रुव पर और सबसे कम होती है मध्य में, सेंटर ऑफ आपकी होती है, हो जाएगा सेंटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला, न्यूटन, बोल्ट या फिर गॉस। चलिए जल्दी बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, आप कहोगे सर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है क्या होता है, बिल्कुल भाई क्या होता है गॉस, क्या होता है गॉस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक बता दीजिएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र अलग है, चुंबकीय फ्लक्स एक अलग चीज है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है क्या होता है भाई, वेबर होता है। क्या होता है वेबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा की ओर क्या करती है, इशारा करती है। तो चुंबकीय कंपास की जो सुई होती है हमेशा भाई दो ही दिशा को क्या करती है, इशारा आपकी करती है। कौन सी दो दिशाएं होती हैं, उत्तर और दक्षिण की दिशा में चुंबकीय सुई हमेशा ही उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर क्या करती है, इशारा आपकी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चुंबकीय पदार्थ को अचुंबकीय किया जा सकता है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है, यानी उसे जो है मैग्नेटिक डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। किसके द्वारा, देखिएगा उसे जो है दो चीजों से, एक तो आप क्या कर सकते हो, उसे जो है थोड़े से पीट सकते हो, या फिर उसे जो है गर्म करने से जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या हो जाती है, खत्म आपकी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने देखा था। ठीक है, चुंबकीय क्या विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है सर्वप्रथम जो है इसका अवलोकन जो है किसके द्वारा आपका करा गया था, भाई जल्दी से बताइएगा। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम जो है किसने देखा था, आप कहोगे इसका बारे में जो है सबसे पहले ऑरस्टेड किसके द्वारा, ऑरस्टेड द्वारा बनाया या ऑरस्टेड द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवों पर निम्न कोण का मान कितना होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ टिप एट द पोल्स, 0 डिग्री, 44 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर आपका आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ध्रुवों पर जो निम्न कोण का मान होता है वो लगभग लगभग कितना होता है भाई, 90 डिग्री। कितना का होता है, 90 डिग्री का आपका होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रक्रिया, क्या किसी प्रक्रिया में धातु को अचुंबकीय बनाया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, किसी भी प्रक्रिया द्वारा जो है किसी धातु को क्या कर रहे हैं, किसी भी धातु को जो है उसमें मैग्नेट फील्ड है उसे अचुंबकीय बनाया जाएगा, तो उस अचुंबकीय प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, विचुंबकीयकरण। क्या विचुंबकीयकरण आपका कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। क्या डीमैग्नेटाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डायनमो का कार्य क्या होता है। डायनमो का कार्य क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए डायनमो। भाई डायनमो का कार्य होता क्या है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जल्दी से बताओ। तो डायनमो का जो सिद्धांत नहीं है, डायनमो का जो सिद्धांत होता है या फिर जो वर्क करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। भाई डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डायनमो वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। डायनमो पूछेगा ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में, आप कहोगे यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, और डायनमो सिद्धांत पूछे कि डायनमो का जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव, किसके, विद्युत चुंबकीय प्रभाव के ठीक है, एक सेकंड, अब विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, एक सेकंड, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव होना चाहिए, प्रेरण नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। ठीक है, आप जल्दी से बताइएगा, पर यहाँ जो है थोड़ा सा क्या है, डाउट है। ठीक है, यहाँ प्रेरण दिया गया है तो भाई प्रेरण नहीं करना है, यहाँ पर जो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव आपको करना है। यहाँ से जो है क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा, यहाँ से जो है आंसर को क्या कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, लिखूंगा तो भाई लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए। ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं होगा, विद्युत चुंबकीय क्या होगा, प्रभाव। क्या होगा, प्रभाव आपका होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपका होगा। प्रभाव को इफेक्ट ही कहते हैं, बाकी क्या कहते हैं आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य आपकी करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो भाई रेस्टर के नियम पर, फैराडे के नियम पर, न्यूटन की गति का पहला नियम होगा, या फिर अपवर्तन नियम आपका हो जाएगा। तो विद्युत मोटर जो होती है भाई किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, जल्दी से आप बताइएगा। आप होंगे विद्युत ऊर्जा, ठीक है, नहीं किस ऊर्जा को कन्वर्ट करती है, और विद्युत मोटर जो होती है कौन से सिद्धांत भाई, फैराडे के नियम पर, क्या फैराडे लॉ पर सिद्धांत करती है। क्या हो रहा है भाई साहब, फैराडे के नियम पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी क्या देगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि ट्रांसफार्मर क्या करता है। ट्रांसफार्मर जो है क्या करता है, हाँ तो ट्रांसफार्मर हमने पहले डिस्कस करा। ट्रांसफार्मर जो होता है क्या करता है, ये एसी वोल्टेज को क्या करता है,
एसी वोल्टेज को किस वोल्टेज में कन्वर्ट करता है? एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल भाई क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? भाई लेंज का नियम पिछले साल पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल? बल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, गति संरक्षण या फिर भार संरक्षण। ठीक है, चलो जी। भाई लेंज का नियम जो है ये किस पर आधारित होता है? तो लेंज का नियम जो होता है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, क्या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आपका कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो वह क्या कहलाती है? यदि देखो चुंबक में भाई दो ही कोण आपके होते हैं, अगर उसमें तीसरा भी आके आ जाए, ध्रुव आपका या कोण आ जाए या फिर कुछ भी आपका आ जाए, तो उस तीसरे ध्रुव को क्या कहता है? परिणामी ध्रुव। क्या कहता है? परिणामी ध्रुव कहा जाता है, रिजल्टेंट पोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का या एक सेकंड, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? ठीक है, पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र है ये किस दिशा में विस्तृत आपकी है? जल्दी से बताइएगा। भाई पृथ्वी एक बहुत बड़ा क्या है? चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र जो होता है किस दिशा में विस्तृत है? दक्षिण से कहां? उत्तर में। कहां? दक्षिण से उत्तर में विस्तृत है और साउथ टू नॉर्थ विस्तृत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का क्या? विद्युत ऊर्जा का सुविधाजनक व्यवसायी मात्रक क्या है? सुविधाजनक व्यवहारिक व्यवसायिक मात्रक क्या है? भाई एक तो टाइपिस्ट को क्या बोले हम, ठीक है। विद्युत ऊर्जा, बस याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा जो है इसे किसमें मापा जाता है? विद्युत ऊर्जा को जो है किलोवाट घंटा में मापा जाता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके घर के मीटर लगे हुए, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा कितनी जूल के बराबर होती है? तो एक क्या KWH जो होती है किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट घंटा जो होती है भाई 3.6 क्या 3.6 10 की पावर क्या 10 की पावर भाई आपकी आएगी 6 जूल के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी यंत्र में किसी यंत्र से किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर या फिर अमीटर। भाई किस यंत्र से किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है? धारा यानी क्या? करंट मापना है। विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट? इलेक्ट्रिक करंट सर्किट मापने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल है किसका? एमीटर का। किसका? एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। रेजिस्टेंस मापने के लिए ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आप बताइएगा वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आप बताइएगा कि गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? कमेंट बॉक्स में सभी के कमेंट चेक करे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए देखिए, विद्युत परिपथ में जो अमीटर होता है क्या होता है? अमीटर किसे मापता है? करंट को मापता है। और इसे जो है किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? ठीक है भाई, किस श्रृंखला में जोड़ा जाता है? तो आप कहोगे अमीटर को जो है विद्युत परिपथ में जो है श्रेणी यानी सीरीज क्रम में आपका जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल मीटर? एक आदर्श मीटर जो होता है उसका प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, उसका जो प्रतिरोध जो होता है वो कैसा होता है भाई? शून्य होता है। अमीटर जो है हमेशा प्रतिरोध नहीं मापता, देखिए एक आदर्श मीटर होता है उसका प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है। क्योंकि क्या होता है भाई? शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक अमीटर जो होता है वो रेजिस्टेंस आपकी नहीं मापता। क्या नहीं मापता? रेजिस्टेंस आपकी नहीं मापता है, याद रख लीजिएगा। दो वस्तुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? रेजिस्टेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है? आपको मेजर करना है पॉइंट के बीच, तो आप किसका? अमीटर का, ठीक है, एमीटर का, ओम मीटर का, वोल्ट मीटर का या फिर वाट मीटर का इस्तेमाल करोगे। चलिए भाई, किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आपको विभवांतर ज्ञात करना हो तो आप किस यंत्र का इस्तेमाल करोगे? वोल्ट मीटर का। किसका? वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को भाई किसी भी परिपथ में जो है किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में यानी पैरेलल में। किसमें? पैरेलल में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है भाई? पैरेलल श्रेणी में जोड़ा जाता है। किसमें? पैरेलल श्रेणी में आपका जोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, एक आदर्श क्या है? एक आदर्श यानी शरीफ वोल्ट मीटर है, ठीक है। क्या कहोगे सर? एक शरीफ यानी आदर्श। मम्मी का क्या है? मम्मी का
दुलारा बेटा है, क्या मम्मी का दुलारा बेटा यानी आदर्श मीटर है, क्या है आदर्श वोल्ट मीटर है, ठीक है। इससे हमें क्या मापनी होगी, रेजिस्टेंस मापनी होगी, तो आइडल वोल्ट मीटर जो है क्या करेगा, प्रतिरोध को मापेगा। भाई बताइए जल्दी, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है भाई, शून्य नहीं होता, ठीक है, क्या होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट आपका होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, देखिएगा पहले पूछा था कि अमीटर को किस श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो आप कहोगे अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर पूछा गया था वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को पैरेलल क्रम में छोड़ा जाता है। अब आपके जो फ्यूज होते हैं घर में, जो फ्यूज आपके लगे होते हैं, उन्हें देखिएगा कौन सी श्रेणी में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, त्रिकोण क्रम में, या फिर आपके स्वचालित रूप में। चलो जी जल्दी से बताइएगा, विद्युत परिपथ में जो फ्यूज होते हैं उनको किस क्रम में जोड़ा जाता है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल भाई, उसे जो है श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज के तार किस प्रकार से बने होते हैं, बट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक दी वायर्स ऑफ ए फ्यूज, तांबा, सिल्वर, उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक वाले पदार्थ या फिर लोहे के। चलिए जल्दी से बताइएगा, जो आपके फ्यूज तार होते हैं, ठीक है, जो आपके फ्यूज तार होते हैं उन्हें की जो तार होती है उन्हें किस कैसा बनाया जाता है भाई, उन्हें जो है क्या किया जाता है, उनमें प्रतिरोध होता है, ठीक है, उनकी प्रतिरोधिकता जो होती है क्या होती है, प्रतिरोधिकता जो होती है अधिक होती है, उनका गलनांक जो होता है कम होता है, यानी उसमें रेजिस्टेंस जो होती है, ठीक है, उनमें रेजिस्टेंस जो होती है हाई होती है, क्या होती है उनमें रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस होती है हाई होती है, और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बड़ा ही लो रखा जाता है, जिससे जो है अगर आपके घर में जो है क्या हो जाए, अगर वोल्टेज बढ़ जाए तो क्या होगा, जिससे जो है आपका क्या होता है, फ्यूज तार जो है आपकी मेल्टिंग हो जाती है, और आपके जो भी अप्लाइंस होते हैं, जैसे आपका घर के टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, जो भी आपका चीज हो गया, वो क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, खराब होने से बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज किस मिश्र धातु से बनाया जाता है, यानी जो आपकी फ्यूज तार होती है, नहीं फ्यूज तार नहीं, फ्यूज जो आपका होता है, ठीक है, जो फ्यूज होता है ये मेड ऑफ होता है, व्हाट अलॉय इज यूज्ड टू मेक ए फ्यूज, सीसा, टिन, चांदी, सोना चांदी, तांबा, जिंक या फिर कांसा, पीतल। चलिए जल्दी से बताइएगा, फ्यूज तार जो होता है, नहीं फ्यूज तार क्यों याद आ रही है भाई, फ्यूज तार में भाई किसका, फ्यूज तार में भी टिन का यूज किया जाता है, ठीक है, पर फ्यूज यहाँ से पूछा गया, जो फ्यूज बनाया जाता है नॉर्मल आपके घर में जो फ्यूज होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं भाई, सीसा और टिन के, किसका, सीसा और टिन के बनाए जाते हैं, और फ्यूज तार में जो है भाई किसका इस्तेमाल किया जाता है, टिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन को भी साथ ध्यान में याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, अब विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है या जो तंतु होता है, ये किस चीज से आपका बनाया जाता है, चलिए जल्दी से बताइए भाई, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है या जो तंतु होता है किस चीज का बनाया जाता है, व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ टंगस्टन, तांबा, लोहा या फिर प्लेटिनम। चलिए जल्दी से बताइएगा, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बिल्कुल भाई किसका, टंगस्टन का, किसका, टंगस्टन का बनाया जाता है। याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आगे भी क्वेश्चन शायद द्वारे हो, कि टंगस्टन का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो उच्च आपका होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे अधिक होता है, तो आपको ऑप्शन में क्या देगा, बहुत सारे आपका देगा, वहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम और टंगस्टन। क्या होगा, टंगस्टन इसका होगा, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक होता है वो नाइक्रोम से ज्यादा अधिक होता है, और नाइक्रोम का इस्तेमाल जो है जो आपके हीटर होते हैं उनमें किया जाता है, पर जो नाइक्रोम आपकी होता है, टंगस्टन आपका होता है, उसका गलनांक जो होता है वो लास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, लगभग कितना होता है भाई, कितना होता है भाई, 34 22 डिग्री सेल्सियस के आपका होता है, यानी 3000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक आपका किसका टेम्परेचर होता है, टंगस्टन का आपका होता है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल जी, कि टंगस्टन का गलनांक कितना आपका होता है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। चलो जी जल्दी से बताइएगा भाई, टंगस्टन का जो गलनांक होता है, मैंने क्या बताया भाई, लगभग लगभग आपका जो है 3422 के आसपास होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैसें भरी जाती है, तो भाई देखिएगा, एक तो आपकी अक्रिय गैस होती है, ठीक है, कौन सी अक्रिय गैस होती है जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाती है, कि बल्ब के अंदर जो है, विद्युत बल्ब के अंदर जो है कौन सी
अक्रिय गैस आपकी पीधी जाती है तो आप कहोगे कौन सी गैस फील्ड की जाती है मॉर्गन के अंदर, तो आप कहोगे आर्गन गैस आपकी फील्ड की जाती है और साथ में आपकी नाइट्रोजन किया जाती है, भरी जाती है। क्या होती है? नाइट्रोजन जो है ठंडा रखती है और आर्गन जो है क्या होती है? एक अक्रिय गैस आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की परिस्थिति किस यंत्र से पता लगाई जा सकती है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। ठीक है, किसी भी सर्किट में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए जो हम किस यंत्र का इस्तेमाल करेंगे? अमीटर का, वोल्टमीटर का, विद्युत धारा मापी या फिर आपके ओम मीटर का। देखिएगा, अब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति किस यंत्र से पता लगाई जा सकती है? अमीटर होगा या धारा मीटर होगा या जिसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं? भाई जल्दी से बताइएगा। भाई इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की परिस्थिति को ज्ञात करने के लिए हम जो है किसका? गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे शुद्ध हिंदी में धारा मापी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? गैल्वेनोमीटर को विद्युत परिपथ की किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? समांतर श्रेणी, त्रिकोणीय क्रम या फिर पृष्ठ रूप में? देखिएगा, गैल्वेनोमीटर की बात होती है। गैल्वेनोमीटर को जो है धारा मापने के काम लाया जाता है और इसे जो है श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। किसमें? सीरीज में जोड़ा जाता है। चलिए, क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चुंबक किस चीज का बना होता है? व्हाट इज ए नेचुरल मैग्नेट मेड ऑफ लोहा, लोहे का ऑक्साइड का, कोबाल्ट का या फिर आपका निकल का? चलिए जल्दी से बताइएगा। गैल्वेनोमीटर तो हो चुका है, प्राकृतिक चुंबक आपसे पूछी गई है तो आप कहोगे प्राकृतिक चुंबक बनाने के लिए जो है आप किसका इस्तेमाल करते हो? भाई लोहे का ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और लोहे के ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो भी नोट कर लीजिएगा। ऑक्साइड ऑफ आयरन, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है Fe2O3। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इंपोर्टेड है, सूत्र भी साथ में नोट करिएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडलियां किसका बनी होती है? किसकी बनी होती है? ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसकी कुंडलियां जो होती है किस धातु की बनी होती है? ठीक है, तांबा, नाइक्रोम, एल्यूमिनियम या फिर स्टील। तो मैंने बताया था कि विद्युत हीटर जो होता है जिसे इलेक्ट्रिक हीटर भी कहा जाता है, जिसका जो धातु इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी कुंडलियां जो होती है किसकी बनाई जाती है? नाइक्रोम की। किसकी भाई? नाइक्रोम की बनाई जाती है। और नाइक्रोम जो होता है किसका एक मिश्रण होता है? नाइक्रोम जो होता है निकेल, लोहा, क्रोमियम धातुओं से क्या होती है? एक मिश्रण होता है। तो नाइक्रोम का मिश्रण आपसे पूछ सकता है, निकल, लोहा और क्रोमियम ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? क्या किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन क्रमांक, परमाणु क्रमांक जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, या फिर द्रव्यमान संख्या या फिर न्यूट्रॉन संख्या? चलिए जल्दी से बताइएगा। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, क्या प्रोटॉन या फिर प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? बिल्कुल भाई, परमाणु संख्या या फिर एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या है? क्या है कि कुल संख्या को क्या कहते हैं? किसी तत्व में एक परमाणु और प्रोटॉन की संख्या क्या है? प्रोटॉनों की कुल संख्या जो है को क्या कहेंगे? प्रोटॉनों की कुल संख्या। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं भाई? द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या यानी आप कहोगे मास नंबर। क्या कहते हैं भाई साहब? द्रव्यमान संख्या या फिर मास नंबर भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, चलो जी।